आज का टॉपिक क्या है? सुसाइड। सुसाइड करना। सुसाइड है। सुसाइड नाउम्मीदी का आखिरी पड़ाव या एक गलत फैसला? क्या है आप लोगों के हिसाब से, नाउम्मीदी का आखिरी पड़ाव है या एक गलत फैसला होता है? कौन बताएगा? हाथ ऊपर करें। नाउम्मीदी का आखिरी फैसला। क्यों? क्यों? नाउम्मीदी का आखिरी क्योंकि क्यों इसलिए कि फिक्स कर दिए आप? वो इसलिए क्योंकि इंसान को कोई होप होती नहीं है जीने की। अब उसको लगता है नहीं, अब दुनिया सारी यहीं पे खत्म हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार हूँ, अब मुझे मर जाना चाहिए, बस बात खत्म। चलो अब मर जाओ। हाँ, तो नाउम्मीदी का आखिरी पड़ाव समझ के इंसान सुसाइड कर लेता है, यही कह रही है। और कोई जो अपने विचार रखना चाहे? सर, आई थिंक इसका आंसर ये भी हो सकता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। जब उम्मीद नाउम्मीदी में बदल जाए तो फिर जिंदगी ही नहीं कायम हो पाती। बस मर जाना उसका एक सोल्यूशन लग जाता है। हालांकि ये गलत है। और कोई जो अपने दो शब्द रखना चाहे? सर नाउम्मीदी से गलत फैसला और गलत वे चुनता है इंसान। और कोई? अच्छा सुमैया, आपका 20 मिनट हो गया, कैमरा ऑन करिए। तो कितने लोगों जी को? जी सर, बस अभी कर रहे हैं सर अभी। पर आप सर वो पूछ रहे थे ना आने के लिए ऑफलाइन में, हाँ तो 23, 24 और 29 डेट बता रहे थे ना। जी। 23 को मंडे और 24 को ट्यूसडे पड़ रहा है, तो मंडे को तो इम्पॉसिबल है सर। मैं मतलब अगर शाम में होगा तो फिर मैं नहीं आ पाऊंगी, सुबह में अगर होगा तो फिर पॉसिबल है। और ट्यूसडे में तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगी, और 29 का कंफर्म है, आऊंगी इंशाल्लाह। नहीं नहीं, जो 23 तारीख वाला है, 24 तारीख वाला है, उसमें कोशिश नहीं करना है, वो कंफर्म बताना है और कंफर्म सर आना तो है। सर तो बता दीजिए सुबह में है कि शाम में है। शाम में रहेगा, 24 को 23 को दोनों। कितने बजे से है? 4 बजे। 4 बजे से। सर लास्ट टाइम क्या होती है? लास्ट टाइम 6:30 पौने 7, अगर खींचेंगे लंबा, अदरवाइज 2 घंटे का ही टाइम होता है। अच्छा। बट उस दिन में भी 24 तारीख को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। हो जाए हाँ। अगर मैं 5:30 बजे या 6 बजे आऊँ तो? ठीक। ठीक है सर, थैंक यू। आऊंगी इंशाल्लाह। हाँ, और कोई कुछ कहना चाहता है इस पे? सर, सुसाइड ना उम्मीदी का आखिरी मोड़ नहीं है, बल्कि एक ऐसा गलत कदम है जो उन तमाम संभावनाओं को मार देता है जो जिंदगी दे सकती है। अगर इंसान को उम्मीद नहीं है किसी चीज से, अगर उसमें भी पॉजिटिव चीज सोचे, उम्मीद लगाए, तो शायद वो उससे बाहर निकल सकता है, उसे कोई ना कोई उम्मीद मिल सकती है। लेकिन इंसान वहाँ पे गलत कदम उठा लेता है। तो सुसाइड आसान भाषा में गलत कदम ही है, ठीक है। कुछ लोग कह सकते हैं कि इंसान टूट जाता है, कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए सुसाइड कर लेता है। कोई ये कह सकता है कि तकलीफ़ इतनी ज़्यादा हो गई कि उसको इंसान झेल नहीं पाया, इसलिए सुसाइड कर लिया। अलग अलग तर्क और लॉजिक दिए जा सकते हैं, लेकिन सुसाइड एक गलत फ़ैसला है और सुसाइड करने वाला इंसान कायर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्यों कायर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है? हाँ, सोशल मीडिया पे आपको इंस्टाग्राम रील जस्टिफाई करते हुए मिल जाएगी कि क्यों लोग सुसाइड कर लेते हैं, अब समझ में आया जब खुद पे गुजरी तो। बकवास बातें हैं। इंसान को बेसिकली ऐसी चीज़ें और मोटिवेट करती हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हारी भी तकलीफ़ ज़्यादा ही है, चलो जाओ कूद जाओ। लेकिन वो हर इंसान जो ये काम कर रहा है वो कायर है, नासमझ है, या तो गुस्से में डूबा है या बेवकूफ़ी में डूबा है। अपनी मुसीबत से भागना, उसको कायरता ही कहा जाएगा, उसको हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा। हिम्मत तब कही जाती है कि इंसान को मौत से डर लग रहा है फिर भी वो मर जाए, वो हिम्मत का काम है। एक सुसाइड करने वाला इंसान कभी
उस वक्त उसको मौत से डर नहीं लग रहा होता, क्योंकि उसको उसके इमोशंस उस पर भारी होते हैं। कोई अगर गुस्से वाला इंसान गुस्से में आके सुसाइड कर रहा है तो गुस्सा इतना ज़्यादा उसके ऊपर सवार है कि उसको मौत से डर नहीं लग रहा। एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंसान, बहुत दुखी आत्मा अपने दुख में इतना डूबा है कि उसको मौत से डर नहीं लग रहा है, उसको अपना दुख उससे ज़्यादा बड़ा लग रहा है ना। एक जो है धोखा खाया हुआ इंसान या रिजेक्शन फेस किया हुआ इंसान, उसको उसका रिजेक्शन सबसे बड़ा दुख लग रहा है और उस दुख के सामने उसको मौत से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो सुसाइड कर रहा है। तो ये हिम्मत का काम तो कहीं से नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कायरता है, अपनी जिम्मेदारी से भागने का एक परिणाम है। क्योंकि जो भी दिक्कत है उस दिक्कत का सॉल्यूशन निकालने से वो बच रहा है ना, तो फिर क्या कहेंगे उसको, कायर ही कहेंगे। लेकिन इसके अलावा भी रीज़न हो सकते हैं। कोई इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है तो डिप्रेशन भी एक वजह है सुसाइड की, एंजाइटी एक वजह है सुसाइड की। लेकिन एक डिप्रेस्ड इंसान उस हालत में पहुंचा कैसे, उसके लिए ज़िम्मेदार भी बहुत हद तक वो खुद होता है। क्योंकि एक मैच्योर इंसान किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, उसका धर्म उसे सुसाइड की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम में भी तो है ना, सुसाइड को हराम काम माना गया है, क्योंकि ज़िंदगी आपको अपने से नहीं मिली है, ऊपर वाले ने दी है। तो ख़त्म करने वाले हम होते कौन हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब कह दिया गया कि किसी इंसान को इतनी तकलीफ़ नहीं दी जाएगी कि वो सह ना सके, तो फिर हम अपनी तकलीफ़ को ऐसा क्यों मान रहे हैं कि उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। जब ये कह दिया गया कि हर चीज़ प्री डिटरमाइंड है, पहले से हर चीज़ निर्धारित की गई है, जो होना है वो सब लिखा गया है, तो जो तकलीफ़ है वो भी लिखी गई है, तो फिर हम ऐसा क्यों मान रहे हैं कि हमारी तकलीफ़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी नाउम्मीदी क्यों पाल रहे हैं। नाउम्मीदी का पालना ही हाँ ये बनाए हुए निज़ाम को हाँ बनाए। अच्छा हाँ समझ आ रही है? वो गलती से लग रहा है। समरीन अंसारी, आवाज़ जा रही है? अच्छा, ये जी सर। ऑन करती हैं और आज ऑन की हैं तो अचानक से। हाँ, तो क्या कह रहे थे, कहाँ थे हम? हाँ, तो नाउम्मीदी पे आ रहे थे ना, कि नाउम्मीदी में हम डूबे हुए हैं। जो इंसान सुसाइड कर रहा है या डिप्रेस्ड है, वो बेसिकली क्या है, नाउम्मीद है। तो नाउम्मीदी में डूबना भी ऊपर वाले का जो भी बनाया हुआ निज़ाम है, जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, जो तकदीर लिखी गई है, जो किस्मत लिखी गई है, उसको ठुकराना है। अब जो चीज़ ऊपर वाले ने बना दी या कह दी कि हाँ ये चीज़ होनी है, उसका इनकार करना इस्लाम के अकॉर्डिंग बेसिकली क्या है, कुफ्र है, या कुफ्र या अमल कह लीजिए। पूरा कुफ्र नहीं कहते हैं, बट हाँ कहा जाता है कुफ्र या अमल है, क्योंकि हम ऊपर वाले की चीज़ का इनकार कर रहे हैं। तो कहीं से भी आप सुसाइड को जस्टिफाई नहीं कर सकते। एक इंसान जो गुस्से में कर रहा है वो भी जस्टिफाइड नहीं है, एक इंसान जो दुख में डूब के कर रहा है वो भी जस्टिफाइड नहीं है, एक इंसान जो परिवार की समस्याओं से हार कर सुसाइड कर रहा है वो भी जस्टिफाइड नहीं है, या फिर एक डिप्रेस्ड इंसान जिसको सुख दुख से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, इतना डिप्रेस्ड है, उसका भी जस्टिफाइड नहीं है। जस्टिफाइड सिर्फ एक कंडीशन में है, उस इंसान के लिए जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिस इंसान को सही और गलत का फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है, या जैसे जिसको हम लोग पागल बोल देते हैं ना, ऐसे लोगों की सुसाइड जस्टिफाइड है और उनको माना जाता है कि हाँ उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। अदरवाइज़ एक सुलझा हुआ इंसान, मैच्योर इंसान जो बिल्कुल ठीक ठाक था, तो उसके लिए या अपने किए गए हर स्टेप के लिए, अपने किए गए हर काम के लिए वो खुद जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो सुसाइड लोग क्यों करते हैं, इसकी पहले थोड़ी सी अच्छी सी डिटेल ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो रीज़न जनरली होता है वो होता है इमोशनल बर्डन या फिर डिप्रेशन। इमोशनल बर्डन जब इंसान का बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी डिप्रेशन की ओर जाएगा। एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो गई, तनाव या चिंता बहुत ज़्यादा हो गई तो भी डिप्रेशन की तरफ जाएगा। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है तो भी इंसान डिप्रेशन की तरफ जाता है। और डिप्रेशन की तरफ जाता है इंसान तो उसका रास्ता अगर इंसान रियलाइज़ कर ले तो भी अपने आप को रोक सकता है। इंसान जैसे कोई भी गोल चुनता है या कोई भी एक्टिविटी अगर कर रहा है, अगर वो सेल्फ अवेयर है
तो उस इंसान को पता होता है कि जो हम ये काम कर रहे हैं उसका नतीजा क्या होने वाला है, लेकिन हम अपने आप को संभालते नहीं हैं और उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने हमसे कुछ कह दिया, माँ बाप ने हमसे कुछ कह दिया, ऐसा कह दिया कि बुरा लग गया, लेकिन अब हम उसको दिल में लेके बैठे हुए हैं। फिर दूसरी बार कभी 1 आध महीने बाद फिर से कुछ ऐसी लाइन बोल दी, उसको भी लेके बैठे हुए हैं। फिर 8 महीने बाद 9 महीने बाद एक बार और बोल दिया, फिर लेके बैठे हुए हैं। अब पूरे साल में 365 दिन में मान लीजिए 3 बार ही बोला अलग अलग टाइम पीरियड में, लेकिन हमारा ओवर थिंकिंग वाला दिमाग या हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, उन तीनों सिचुएशन को इकट्ठा करेगा और एक कंक्लूजन निकालेगा कि नहीं, हमको कोई पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप भी हमको नहीं समझते। और यही ख्याल लेके वो इंसान रिपीट करता रहेगा और लगेगा कि नहीं, उससे कोई प्यार करता ही नहीं, उसको सब कोई इग्नोर करता है या उसकी प्रॉब्लम कोई नहीं समझता है। और वो फिर खुद ही इंसान अपने आप को धीरे धीरे लोगों से किनारे कर लेता है। अब किनारा किया हुआ इंसान ना वो अपनी प्रॉब्लम किसी से बताएगा, ना वो अपनी प्रॉब्लम किसी से कहने की कोशिश करेगा, अपने ही सुख दुख में वो अकेले डूबा हुआ है। तो ऐसा इंसान डिप्रेशन में तो जाएगा ही ना। तो वो डिप्रेशन या वो लोनलीनेस जो है अंदर से इंसान को खाने लगती है, और फिर जब वो सहन नहीं कर पाता इंसान तो सुसाइड कर लेता है। ओवर थिंकिंग में इंसान, अच्छा इन ऐसे जितने भी केस आते हैं उन सब में ओवर थिंकिंग बड़ी कॉमन होती है। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा किसी को कि हाँ हमसे कोई प्यार नहीं करता, या एंजाइटी अगर आपने कभी फील किया, तो कोई है ऐसा यहाँ पे? कोई है? वैसे होगा भी तो बताएंगे कि नहीं बताएंगे? अच्छा, उम्र बता दी, वाह बड़ी हिम्मती है। तो जब हम सोचते हैं ना कि हमको कोई पसंद नहीं करता या हमसे कोई प्यार नहीं करता, तो जब आप सोचने बैठेंगे ना तो आपको सारी दलीलें ऐसी ही दिखाई देंगी कि आपको कोई नहीं समझ रहा, कोई प्यार नहीं कर रहा। आप ट्राई करके देखिएगा, हर एक इंसान की हर बुरी बात याद आएगी और मन में वो लाइन एग्जैक्टली चुभेगी। लेकिन अगर इसको आप अपोजिट करके देखेंगे ना, उसी इंसान की अच्छी अच्छी बातें आप सोचिए, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, बहुत कुछ अच्छा है, उससे डबल ट्रिपल या उससे कई गुना ज़्यादा उनकी अच्छाई भी नज़र आती है। लेकिन हमारी खुद की कमी होती है कि हम वही पॉइंट्स लेके बैठ जाते हैं जो कि गलत होते हैं। और ज़्यादातर ऐसा होता है अपने लोगों की तरफ से ही, फैमिली में किसी ने कुछ बोल दिया, जो है हस्बैंड वाइफ में कुछ मसला हो गया, या बच्चों में माँ बाप में कुछ मसला हो गया, तो उनकी लाइन ज़्यादा चुभ जाती है और इंसान लेके सोचता है। तो एक ये जनरल कॉज है। इसके अलावा एकेडमिक प्रेशर होता है या फेलियर का डर होता है। पढ़ाई लिखाई आजकल डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसीलिए आप किसी हॉस्टल में जाएंगे तो हर रूम में एक डिप्रेस्ड इंसान मिल जाएगा। रीज़न कुछ भी हो सकता है। रीज़न ये हो सकता है कि वो किसी और डिस्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व है, उस वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा, तो उस वजह से डिप्रेस्ड हो गया। या फिर वो कुछ और पढ़ना चाहता था, घर वाले कुछ और पढ़ा रहे हैं, उस वजह से डिप्रेस्ड हो गया। घर वालों को मार्क्स चाहिए, मार्क्स उतने नहीं आ रहे हैं, इस वजह से डिप्रेस्ड है, और अल्टीमेटली सुसाइड कर लेते हैं लोग। जैसे नीट के जो एस्पायरेंट्स होते हैं या जेई वाले होते हैं या कोटा में जितने बैठे हुए हैं, आप सुने हैं ना ऐसी न्यूज़, वो क्यों ऐसा कर लेते हैं? जाहिर सी बात है, या तो प्रेशर जो है उनके ऊपर मार्क्स का है कि घर से प्रेशर है, कितने मार्क्स हमको चाहिए ही चाहिए, या इतने टाइम पीरियड में आप क्लियर कर लो, तो वो प्रेशर लोग झेल नहीं पाते। और कॉमन प्रेशर वही है कि हाँ, उनकी सलाहियत होती नहीं है वो चीज़ पढ़ने की, घर वाले ज़बरदस्ती वो चीज़ पढ़वाते हैं। इसमें घर वालों को एक बात समझने की ज़रूरत है। घर वालों को लगता है कि हम सारी सहूलियत उन्हें दे रहे हैं, सारी ज़रूरियात उनकी पूरी कर रहे हैं, तो पढ़ते क्यों नहीं हो? लेकिन वो बेसिक सी चीज़ ये नहीं समझ पाते कि जो वो पढ़ ही नहीं सकता उसको वो चीज़ क्यों पढ़वानी है। ऐसा आपने देखा है? मेरे पास ऐसे बड़े सारे केस आते हैं कि घर वाले कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आर्ट और साइंस में से चूज़ करना है, उस लड़के या लड़की का इंटरेस्ट आर्ट्स में है, घर वाले कह रहे हैं कि नहीं साइंस पढ़ो। अब साइंस पढ़वा रहे हैं, अब उसका अच्छे से ख्याल भी रख रहे हैं, महीने महीने पैसे भी भेज रहे हैं, सारा फल फ्रूट सब कुछ हो रहा है, और घर वालों को लगता है कि इतना सब कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब बच्चा खुश है या बच्ची खुश है और उसकी सारी ज़रूरत पूरी हो रही है, तो वो अच्छे से सब कर लेगा। बट ऐसा नहीं होता है। जिसका जैसा दिमाग है, जिसका जैसा इंटरेस्ट है, वैसा ही इंसान कर पाएगा, ये घर वालों को समझना चाहिए। लेकिन वो नहीं समझते, वो उस एप्टीट्यूड को नहीं समझते हैं। बच्चे का दिमाग जिस चीज़ के लिए बना है उस दिमाग को नहीं समझ पाते। तो प्यार अपनी जगह है, सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं होता है।
हर चीज़ पूरा करने के लिए, उसके साथ थोड़ा सा लॉजिक की भी ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए। इंसान अगर ये बात समझ गया ना, तो जो स्टूडेंट के सुसाइड होते हैं ना, वो सुसाइड बहुत हद तक कम हो जाएंगे। प्लस फेलियर वाला भी, कि बहुत टाइम से इंसान पढ़ रहा है, जॉब नहीं मिल पा रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, फेलियर पे फेलियर फेस कर रहा है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है तो निकल नहीं रहा है, तो मोहल्ले वाले ताना देंगे, रिश्तेदार ताना देंगे, या घर वाले ही ताना देंगे कि हाँ शादी की उम्र हो गई, उससे पहले पहले कर लो। ऐसा आता है ना प्रेशर। तो इस वाले केस में इमोशनल जो बर्डन होता है या डिप्रेशन जो होता है ना, उसमें तो खुद पे कंट्रोल होना ज़्यादा ज़रूरी है कि ठीक है सामने वाला नहीं समझ रहा है, बट हम अपनी फीलिंग पे कंट्रोल रखें। तो ये तो खुद पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो एकेडमिक प्रेशर होता है या फेलियर का जो प्रेशर है, वो बहुत हद तक या मैक्सिमम कहिए कि सामने वाले पे डिपेंड कर रहा है, या तो फैमिली पे, दोस्त पे, या जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा फैमिली प्रॉब्लम हो सकती हैं, या ऐसा घर का माहौल होता है कुछ लोगों के घर जहाँ पे सिर्फ लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ होती हैं। कई घर ऐसे होंगे जब बच्चे शुरू से अपने घर में लड़ाई ही देख रहे होते हैं, माँ बाप की लड़ाई, या भाई भाई में लड़ाई, चाचा या बड़े पापा में लड़ाई। और ऐसा टॉक्सिक माहौल वो देखते देखते बड़े होते हैं कि बच्चा शुरुआत से ही डिप्रेस्ड रहता है। उसने कुछ अच्छा देखा ही नहीं, उसने कुछ पॉजिटिव देखा ही नहीं। अपनी आंखों के सामने उसने एक दूसरे को पीटते हुए देखा। ऐसे लोग कभी अंदर से खुश नहीं रहते, वो परेशान रहते हैं, निराश रहते हैं ज़िंदगी भर, और गलत आदतों में भी कई बार पड़ जाते हैं। गलत आदत में पड़ने का रीज़न क्या होता है कि उनको लगता है कि जब घर की हालत ही इतनी ख़राब है, जब यही लोग इतने बुरे हैं, तो वो मेरा क्या कर लेंगे, या वो लोग अपने से अपना सारा काम कर रहे हैं, सब बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर हम भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। तो ऐसे घर के बच्चों को आप देखेंगे तो दो ही तरीके के बच्चे होंगे, या तो एकदम इंट्रोवर्ट होंगे, बेचारे डरे सहमे से क्योंकि सब उन्होंने झेला है, या फिर वो एकदम फैमिली के कंट्रोल से बाहर होंगे। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वही घर के बच्चे बहुत ज़्यादा मैच्योर भी निकल जाते हैं, क्योंकि इतना वो सहे रहते हैं ना कि उसका एक थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिखाई देता है। ऐसे भी कुछ लोग मिले हैं। तो ये रीज़न होते हैं, लेकिन कई बार इंसान ऐसी भी चीज़ों को झेल नहीं पाता और सुसाइड कर लेता है। इसके अलावा हार्ट ब्रेक हो सकता है, या रिलेशनशिप इश्यूज़ हो सकते हैं। आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो जाए तो बॉयफ्रेंड आत्महत्या कर लेता है, या गर्लफ्रेंड आत्महत्या कर लेती है। ऐसी न्यूज़ अभी पिछले हफ्ते आई, एक बॉयफ्रेंड जो था उसने आत्महत्या कर ली। एक न्यूज़ आई थिंक कल या परसों आई कि बॉयफ्रेंड ने कुछ पिक्चर मांगी अपनी गर्लफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड ने मना किया, उसने सुसाइड कर लिया। ये हालत है, बताइए। तो ये तो हार्ट ब्रेक नहीं है, बल्कि पता नहीं क्या ब्रेक है। तो ये हालत है, इंसान अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। बट सीरियस भी ऐसा होता है ना कि सीरियस रिलेशनशिप में कोई है और सीरियस धोखा मिला, तब भी इंसान जो है आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि उनको लगता है कि यही मेरी दुनिया है, यही सब कुछ है। ये अलग बात है कि शादी के बाद दुनिया बदल जाती है, तब एहसास नहीं होता, लेकिन अभी नया नया है तो डूबे हैं उसमें, और धोखा मिला तो कुछ कर लिया। या रिलेशनशिप, और भी रिलेशनशिप होते हैं ना, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो या कोई भी हो, तो इसमें भी अलग होने पे ऐसी चीज़ें आती हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में झगड़े होते हैं। अभी जो पहला केस आया था पिछले साल बंगलुरु वाला, हस्बैंड ने सुसाइड किया, वाइफ जो है प्रेशराइज़ कर रही थी शायद जो है प्रॉपर्टी के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो वो रिलेशन की वजह से उसने सुसाइड किया ना। तो रिलेशनशिप ख़राब होना भी कई बार टॉर्चर कर देता है इंसान के दिमाग को। अच्छा, इसमें दो चीज़ें समझने वाली है। रिलेशनशिप देखिए जनरली दो वजह से ख़राब होती है। पहला, या तो अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा कमी होती है। जब अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा कमी होगी तो लड़ाई झगड़े होंगे, वाद विवाद होगा, संघर्ष पैदा होगा, एक दूसरे की वैल्यूज़ मैच नहीं करेंगी, एक दूसरे की हर बात बुरी लगेगी। क्या है? अंडरस्टैंडिंग की कमी है। दूसरा इशू कई बार पॉजिटिविटी से भी आता है। जब प्यार बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी इंसान का किसी इंसान से, तो वो इंसान बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाता है, और ज़रूरत से ज़्यादा पॉजेसिव इंसान एक पुलिस की तरह बिहेव करता है, यानी कि अपने पार्टनर को एक कैदी के तौर पे देखता है या रखता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, ये सारी चीज़ें इंसान डिसाइड करता है। और वो डिसाइड क्यों करता है? उसको लगता है कि उसको फ़िक्र है, प्यार में कर रहा है, और सच भी है कि वो फ़िक्र और प्यार में करता है या करती है। लेकिन सामने वाले बंदे के लिए वही चीज़ एक कैद की तरह होती है। यहीं पे हमारे घर के से कुछ दूर जो है एक शादी हुई पिछले साल,
तो लड़की की जहाँ शादी हुई वो लड़का इतना पॉजिटिव था कि अपनी वाइफ को घर में लॉक करके जाता था कि वो घर से बाहर ही ना निकले। और रीज़न क्या होता था, ये नहीं कि उस पर वाइफ पे भरोसा नहीं, उसको लगता था कि समाज इतना बुरा है, वो कहीं कुछ गलत ना कर दे। तो ये पॉजिटिवनेस की हद है ना, इंतहा है। तो ऐसी ज़िंदगी क्या है, एक तरफ से आप देखेंगे तो पॉजिटिविटी दिखाई देगी कि वो जो कर रहा है फ़िक्र में कर रहा है या प्यार में कर रहा है, बट अल्टीमेटली वो पॉजिटिवनेस उस लड़की को कैद में डाल रही है। तो ऐसा इंसान क्या कभी खुश रहेगा? नहीं रहेगा। वो अकेला तन्हा हो सकता है, डिप्रेस्ड हो जाए या फिर कुछ गलत हरकत कर ले। तो ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप के इश्यूज़ दिखाई देते हैं, ठीक है। और भी कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, ये तो हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल दिया, ऐसा माँ बाप और बच्चों के बीच में भी हो सकता है। शादी को लेके ऐसे मसले आते हैं कि नहीं करनी है या हम में से किसी एक को चुनो, ये करो वो करो, ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। और जब ये करो या वो करो वाली सिचुएशन आती है ना, तब भी सुसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा कंपैरिजन रीज़न हो सकता है और सोशल मीडिया प्रेशर। जब इंसान एक दूसरे इंसान से कंपेयर करता है, कई बार होता है कि समाज या माँ बाप भी कंपेयर करते हैं किसी सक्सेसफुल इंसान से कि इनके लड़के को देखो वो तो इतना जो है मार्क्स लेके आया है, गुप्ता जी के लड़के को देखो वो इतना पढ़ता है, ये बन गया वो बन गया, तुम क्या कर रहे हो या तुम क्या कर रही हो। ऐसा होता है ना बचपन में। तो इससे बच्चे जो है एक टॉर्चर महसूस करते हैं और अल्टीमेटली उनका दुख बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है कि उनको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता, वो सुसाइड कर लेते हैं। या माँ बाप भी टॉर्चर ना करें तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, जैसे आपकी मेरी एज है, इस एज में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है फ्यूचर को लेके, करियर को लेके। तो इंसान खुद भी देखता है अपने आसपास कि मेरे सारे दोस्त सेटल हो गए, ये सेटल हो गया, वो सेटल हो गया, ये हो गई वो हो गई, उसकी शादी हो गई, खुश है, शान से ज़िंदगी गुजार रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो रहा है। इस तरीके का कंपैरिजन हम खुद भी करते हैं और वो कंपैरिजन भी हमें अल्टीमेटली एंजाइटी की तरफ लेके जाता है। और अगर एंजाइटी पे कंट्रोल नहीं हुआ तो डिप्रेशन, और डिप्रेशन से फिर सुसाइड। सोशल मीडिया प्रेशर क्यों यहाँ पे हमने लिखा? सोशल मीडिया प्रेशर आपके दुख को हमेशा बढ़ाता ही है, ये इतिहास रहा है। आप सैड रहेंगे, सोशल मीडिया इस्तेमाल करेंगे तो आपको सैड वीडियो ही दिखाई देगी। अब जब सैड वीडियो दिखाई देगी तो आपके आंसू गिरेंगे, स्टेटस लगेंगे और आपको पूरी दुनिया भी वैसे ही लगेगी, ठीक है। आप लोग कभी ट्राई करके देखिएगा, अगर सैड रहें जिस दिन, उस दिन ट्राई करिएगा तो वैसा ही आएगा। और आजकल तो इंस्टाग्राम की रील पे सुसाइड को भी जस्टिफाई किया जाता है। हम तो ऐसी बहुत सारी रील देखे हैं और आपको लगेगा कि नहीं सुसाइड करना बुरी बात नहीं है। और आपको ये भी रियलाइज़ हो जाएगा कि जो सुसाइड कर रहा है वो बहुत हिम्मती आदमी है, उसने कितना कुछ झेला होगा तब ये कदम उठाया। भाड़ में जाए जितना भी झेला हो, वो अपने पीछे 50 लोगों को परेशान करके चला गया, दुख दे के चला गया। जो लोग सुसाइड करते हैं उन्हें सोचना चाहिए। अभी जैसे एग्जांपल आज हम दे रहे थे क्लास में, अचानक याद आया था कि कभी कभी हम अपने फ्रेंड को मैसेज करते हैं ना, जो बहुत करीबी हैं। आप मान लीजिए कि आप अपने बेस्टी को या बेस्टा को जो है मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, वो ऑनलाइन है और आप मैसेज कर रहे हैं, वो मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा या नहीं कर रही है, और आप देख भी रहे हैं कि हाँ ऑनलाइन है वो, और आप कुछ अर्जेंटली पूछ रहे हैं या ऐसे ही इतनी बढ़िया दोस्ती आप मैसेज कर रहे हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन रिप्लाई नहीं मिल रहा। 10 मिनट तक आप वेट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा, और ऑनलाइन है भी, और वो किसी से बात भी कर रहा है या कर रही है, ऐसा मान लीजिए। आपको इरिटेशन होगी, इरिटेशन के साथ साथ मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आए कि ऑनलाइन है फिर भी रिप्लाई भी नहीं आ रहा है, भयानक गुस्सा आता है। अब अज्यूम करिए कि आप सुसाइड कर लेंगे और सुसाइड के बाद आपके माँ बाप के सामने आपकी लाश पड़ी है, या जो भी सुसाइड कर रहा है। अब जब लाश सामने पड़ी होती है, माँ बाप हों या जो भी आपके चाहने वाले हैं, वो चीखें मार मार के चिल्लाते हैं और वो रोएंगे, अपनी बेटी या बेटे से पूछेंगे ऐसा क्यों किया या क्या वजह थी, वो चिल्लाएंगे, लेकिन उनको कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। आप महसूस करिए वो सिचुएशन जब आपका दोस्त या जो भी आपकी फ्रेंड है रिप्लाई नहीं कर रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, जबकि ये निश्चित तौर पे ऐसा कंफर्मेशन है कि हाँ वो रिप्लाई करेगी, बाद में करेगी। इग्नोर कर रही है, ठीक है, आधे घंटे बाद कर लेगी, एक दिन बाद कर लेगी, एक हफ्ते बाद रिप्लाई कर लेगी। लेकिन वो माँ बाप जो अपने बच्चे या बच्ची की लाश के सामने चीखें मार रहे हैं, क्या वो लाश रिप्लाई करेगी? वो करेगी ही नहीं। ना आधे घंटे बाद करेगी, ना एक दिन बाद करेगी, ना वो एक हफ्ते बाद करेगी, वो ख़त्म कहानी ना।
तो वो तकलीफ़ जब इंसान नहीं सोच रहा है, उस इंसान के लिए कैसे हमदर्दी हम पैदा करेंगे? वो इंसान जो अपने माँ बाप को जो 20 साल 30 साल 40 साल खिला पिला के बड़ा किए, वो इंसान जो अपने माँ बाप का नहीं सोच रहा, वो इंसान उन लोगों का नहीं सोच रहा जो उसके घर में हैं, या वो भाई बहन जो उसको सपोर्ट करने के लिए हमेशा खड़े रहे, वो अपने दोस्तों का नहीं सोच रहा, वो अपने समाज का नहीं सोच रहा, उस इंसान के लिए कौन सी हमदर्दी है? कौन सा बहादुरी का काम किया उसने? खुद जो है वो अपनी जिम्मेदारी से भागा और साथ में इतने लोगों को तड़पा के चला गया। और नहीं तो यहाँ पे कुछ महान लोग आएंगे, वो ज्ञान झाड़ेंगे कि नहीं 2 दिन रोएंगे, रो धो के चुप हो जाएंगे। लेकिन वो 2 दिन का रोना धोना नहीं है, वो सब्र है कि वो फिर चिल्लाते नहीं हैं उसके बाद। वो चोट तो ज़िंदगी भर के लिए है ना। तो ऐसा सोच लेना चाहिए एक बार, जो भी नॉर्मल इंसान है। यहाँ पे तो हालात ये हैं कि माँ बाप जो है थोड़ा सा डांट देंगे, सुसाइड कर लेंगे। यहाँ मऊ का केस था, बाप ने डांट दिया, बाइक लेके घूम रहा था, बाप ने डांट के चाबी छीन ली, लटक गया उसी रात में। खिदुपुरा के यहाँ का केस था, इमामगंज का, घर में लड़ाई हुई, लटक गई। 2 भाइयों में झगड़ा हुआ ज़मीन का बंटवारा को लेके, 2 हफ्ता पहले सुसाइड कर लिया। ये हालत है, इतना ताव है, इतना गुस्सा, इतना कंट्रोल नहीं हो रहा है। और इंसान ऐसे इंसान को समझाने जाए तो वो उल्टा ज्ञान देंगे कि नहीं, जिस पे गुजरती है वही जानता है। इतना क्या गुजर रही है कि जो कोई नहीं समझ रहा है। सारा तकलीफ खुद ही के ऊपर है। जाके थोड़ा देख ले समाज में कि कितने परेशान लोग घूम रहे हैं समाज में, कितनी बुरी तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपनी। 3 टाइम का खाना मिल रहा है, बाइक पे घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी रोना रोना है। तो ऐसे लोगों से कौन सी तरह की उम्मीद हम रखें? समझ रहे हैं बात को? तो ये बिल्कुल वाहियात चीज़ है, बिल्कुल फालतू चीज़ है। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो सीरियस डिप्रेशन में हैं, ठीक है उनकी गलती थी, उन्हें अपना डिप्रेशन कंट्रोल करना चाहिए था, अपनी एंजाइटी कंट्रोल करनी चाहिए थी। लेकिन अब उस हालत में पहुँच चुके हैं कि अब उनको अच्छा बुरा कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना डिप्रेस्ड हो गए हैं। तो ऐसे इंसान को समझना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब वो एक बीमारी से जूझ रहे हैं। क्योंकि जब एंजाइटी या जो है डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। ऐसी बीमारियां होंगी कि इंसान अच्छा बुरा नहीं फ़र्क कर पाता। दिक्कत एक ये भी है कि हमारे समाज में या मऊ जैसे शहर में, आजमगढ़ में भी वही हाल है कि डिप्रेशन को एक बीमारी के तौर पे काउंट ही नहीं किया जाता। आप कहेंगे कि आप डिप्रेस्ड हैं तो आपको समाज क्या समझेगा कि आप पागल हो गए। और यहाँ पे आप मऊ में, आजमगढ़ में आप साइकियाट्रिस्ट ढूंढने जाइए, मिलेंगे, लेकिन उतने नहीं मिलेंगे। अच्छे साइकियाट्रिस्ट मऊ में तो है ही नहीं, एक भी नहीं है। अच्छे साइकियाट्रिस्ट के लिए आप जाएंगे तो आपको आजमगढ़ जाना पड़ेगा। तो एक ऐसा शहर जहाँ पे साइकियाट्रिस्ट ही नहीं है, तो वहाँ पे उस साइकियाट्रिस्ट जिस चीज़ के लिए बनाया गया है उसकी बीमारी को लोग क्या महत्व देंगे या क्या तरजीह देंगे? कुछ नहीं। तो हमें ऐसी बीमारियों को, या वो लोग जो डिप्रेस्ड हैं उनकी बीमारियों को थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि हाँ उन्हें भी इलाज की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसे लोगों को पागल समझ लेते हैं। एक इंसान जो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है या मल्टीपल पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर का जो है शिकार है। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है कि एक इंसान के अंदर 2 पर्सनैलिटी है, ठीक है, अपने आप से बातें करेगा या फिर उसके सामने ऐसा एहसास होगा कि हाँ कोई है जो उससे कुछ कह रहा है। तो अब ऐसा इंसान जाके मान लीजिए अपने समाज में, अपने दोस्त से या अपने माता पिता से कुछ कह रहा है कि हाँ हमको ऐसा लगता है कोई है जो हमसे ये कह रहा है, तो वो तो हंसेंगे ना, या क्या कहेंगे, पागल हो गया। तो ऐसा इंसान क्या करेगा? सुसाइड करेगा। और उसको सच में लगेगा कि हाँ कोई नहीं समझ रहा है, और ऐसे इंसान को सच में कोई नहीं समझ रहा है। तो हमें थोड़ा सा जो ये अनअवेयरनेस है उसको अवेयरनेस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों को हमें समझने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों का दुख सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा प्यार से बात करने की ज़रूरत होती है। वो चाहते हैं कि हमको आए कोई थोड़ा सा सुन ले। जैसे देखिए ज़्यादातर जो सुसाइड वाले दिमाग होते हैं, जो डिप्रेस्ड होते हैं, एक्चुअल में प्रॉब्लम में होते हैं, उनके माइंड में देखिए क्या होता है, मुझसे नहीं होगा, या तो ये सोचेंगे, या फिर सोचते हैं कि किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ये दर्द कभी ख़त्म नहीं होगा, या मैं सबके लिए बोझ हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन जो सीरियस डिप्रेस्ड इंसान है उसको आपकी भाषणबाजी की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। उनको बस ज़रूरत है कि आप प्यार से बस उनका थोड़ा सा दुखड़ा सुन लें, थोड़ी सी बात सुन लें, थोड़ा सा अपना वक्त दे दें बिना जज किए हुए। क्योंकि जो डिप्रेस्ड इंसान है, अगर मान लीजिए वो अपनी कोई कहानी सुना रहा है और उसमें वो किसी पे
कुछ ब्लेम भी कर रहा है कि हाँ ये इंसान मेरे साथ ऐसा गलत कर दिया था, कोई हमको समझता नहीं है, तो हम वहाँ पे उस इंसान को तुरंत जो है जस्टिफाई नहीं करेंगे कि नहीं तुम्हें ने कुछ गलत किया होगा, वो इंसान हो सकता है गुस्से में सच में डांटा हो तुमको वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ नहीं करना होता है, बस करना इतना है कि प्यार से आप उनकी बात सुन लीजिए, उतने में उनको सुकून हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसके लिए भी राज़ी नहीं होते हैं हमको, क्योंकि फालतू लगता है। हालांकि इसमें भी हमें सीख लेने की ज़रूरत है। कई ऐसे केसेस आपको मिलेंगे जहाँ पे हमारे न सुनने की वजह से लोगों ने सुसाइड कर लिया। एक केस था ऐसे ही, अमेरिका का केस था। एक जेंटलमैन थे, वो अपनी कहानी सुना रहे थे कि उनका दोस्त डिप्रेस्ड था और वो बहुत परेशान था। वो चाहता था कि आप जो है सुन ले हमको, मतलब दोस्त मेरी तकलीफ़ सुन ले, मेरी परेशानी सुन ले। वो हमेशा कॉल मैसेज करता था, लेकिन ये इंसान जो है किसी न किसी वजह से उनकी बातें नहीं सुन पाता था, या काम में फंसा है, या कुछ जल्दी है, या कभी मन नहीं है, तो ऐसे ही टाल मटोल वो करता रहता था। बातें सुनने का उसके पास वक्त नहीं था। एक दिन अचानक जो है रात में देखा कि कई सारी कॉल आ रही है, बार बार कॉल आ रही थी, 7-8 कॉल आई लगातार। और ये समझ रहा था कि फिर से अब ये कुछ दुखड़ा सुनाएगा या कुछ परेशानी होगी तो बैठ के रोएगा गाएगा। और ये भी, इसको भी कुछ अर्जेंट शायद काम था, तो इसलिए उसने फ़ोन नहीं उठाया। अगले दिन उसको खबर मिली कि उसके दोस्त ने सुसाइड कर लिया। ये सच्ची घटना है, ठीक है। अब अज्यूम करिए उस दिमाग की हालत और उस दोस्त की भी हालत, जो कॉल कर रहा था अपने दोस्त को मरने से पहले कि शायद वो उसको संभाल लेगा, इसलिए बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन उस दोस्त ने कॉल नहीं उठाया। अब उस दोस्त की भी हालत समझिए, जो सुबह उठ के देख रहा है इतनी मिस कॉल पड़ी है और अब दोस्त है भी नहीं अपना दुख सुनाने के लिए। तो वो 7-8 जो मिस कॉल है ना, वो उसके लिए ज़िंदगी भर का दर्द बन गई। उसको ज़िंदगी भर यही एहसास होता रहेगा कि काश हम वो कॉल उठा लिए होते तो शायद वो अब ज़िंदा रहता, है ना। तो कभी भी हमारी ज़िंदगी में या हमारे आसपास ऐसे लोग आएँ जो तकलीफ़ में हैं, तो उन्हें सुन लेना चाहिए, ठीक है। जो जेन्युइन प्रॉब्लम में है, ऐसे लोग नहीं जो नाटक करते हैं या ज़बरदस्ती अपने प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, ना शुक्री कर करके, ना उम्मीदी दिखा दिखा के। ऐसे लोगों की बात नहीं करें। ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना कि तुम ये बात नहीं माने तो हम ये कर लेंगे, तुम ऐसा नहीं किए तो हम ये कर लेंगे, मर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसी धमकी बहुत से लोग देते हैं। तो ऐसे लोग नहीं, ऐसे लोग जो बोलते हैं ना, वो लोग कुछ करते भी नहीं है जनरली। बट जो जेन्युइन प्रॉब्लम में है, उनकी प्रॉब्लम हमें सुननी चाहिए। समझ में आई बात? तो ऐसा क्या सॉल्यूशन है इन सारी समस्याओं का, ऐसे जो सुसाइड होते हैं उसका? पहला ये कि स्पीक अप, डोंट बॉटल इट इन। जो भी दिक्कत है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको शेयर करें। आंसू छुपाना हिम्मत नहीं, बात करना हिम्मत है ना। जनरली जो डिप्रेस्ड होते हैं वो अपने आप को लोनली रखना पसंद करते हैं, अकेले तन्हा रहना पसंद करते हैं, शेयर करना पसंद नहीं करते। तो उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि चुपचाप रहने से कुछ नहीं होगा, आंसू छुपाने से कुछ नहीं होगा। अगर दर्द है तो खुल के रोना चाहिए। अगर कोई बात दिल में खा रही है तो उस बात को बाहर रखना या जाहिर करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि शेयर करने से उनकी तकलीफ़ कम होगी। इसके अलावा बिल्ड इमोशनल वोकेबुलरी। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें समझने की ज़रूरत है, मतलब जो सुसाइड कर रहा है उनके लिए नहीं, जो आपको अपनी कहानी सुना रहा है। तो जैसे मान लीजिए आप हमको कोई कहानी सुना रहे हैं, आप ही डिप्रेस्ड हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपकी बात को अच्छे से सुने और अच्छे से रिस्पॉन्स दें और जजमेंटल ना हो, और अपने शब्दों में, अपनी जो है बातों में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो उसकी फीलिंग को समझने के लिए हों। ऐसे वर्ड जो फीलिंग को एड्रेस करते हों, तकलीफ़, सब्र, हिम्मत, ये सारी चीज़ें या ऐसी बातों का इस्तेमाल करना जो उस इंसान को एहसास दिलाए कि हाँ हम उनको समझने के लिए हैं, उनको परेशान करने के लिए नहीं हैं, उनको जज करने के लिए नहीं। इसके अलावा फाइंड योर सेफ जोन, अपने सेफ जोन को ढूंढें। अब सेफ जोन कुछ भी हो सकता है, आपका बेस्ट फ्रेंड भी आपका सेफ जोन हो सकता है, आपके टीचर हो सकते हैं, आपकी खुद की डायरी हो सकती है, या फिर आपका अपना साइकियाट्रिस्ट भी हो सकता है अगर आप साइकियाट्रिस्ट की मदद लेते हैं तो। और उस सेफ जोन का मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकें,
सब कुछ खुल के बता सकें, अच्छा बुरा, आपको बोलने से पहले सोचना ना पड़े। तो ऐसे किसी इंसान को चुनिए और जो भी फीलिंग है एकदम खुल के सब बाहर रख दीजिए, इससे आपकी तकलीफ़ कम होगी। आपकी ज़िंदगी में कौन है ऐसा जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं? नाम नहीं बताना है, बस बताना है कि कौन है। एक एक करके बताइए। मेरी बेस्ट फ्रेंड। सुमैया की, मारिया, मेरी सर अम्मी नहीं अपनी नहीं, ये बहन। नहीं, स्कूल की है। नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड। अच्छा शगुफा की बेस्ट फ्रेंड, मारिया की सर मेरी अम्मी अपनी और दोस्त। सुमैया क्या कह रही है आपकी अप्पी? सर मेरा पूछ रहे हैं। हाँ बताइए, एक एक करके बताइए। सर मेरी बहन, मतलब मेरी बहन। ठीक है। मारिया क्या बोली आपकी दोस्त, आपकी बेस्ट फ्रेंड, ऐसा कुछ? सर अम्मी अपनी और दोस्त, जिनके लायक जो होता है वो बता देते हैं। और समरीन? हर्ष? फ्रेंड है सर। शगुफा बता चुकी हूँ मैं। उम्रा? सर अल्लाह अरम? दोस्त है सर, उसको छोड़ सकती हूँ। अरीशा रहमान? कोई नहीं है। तो सब लोग आज अरीशा रहमान को मैसेज करेंगे और 5-5 मिनट बात करेंगे। ये होमवर्क है, जो नहीं करेगा कल क्लास में एंट्री हम नहीं देंगे। आयशा बताइए। क्या 5-5 क्या ठीक है सर। 5-5 मिनट बात करेंगे मिनिमम। अच्छा हाँ वो कह रही है इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ये होमवर्क दे रहे हैं ना, तो करना ही है। और जब वो रिस्पॉन्स ना करें तो फिर हमें बताइएगा। हाँ आयशा बताइए अपना। सर मेरे बड़े भाई। आपके बड़े भाई मेरे भाई हसान, छोटे हैं बड़े हैं? अच्छा। बड़े हैं वो, तो कोई भी हर्ष? प्रॉब्लम होती है लाइफ में तो मैं उन्हीं से शेयर करती हूँ। क्या चीज़? सर कोई भी प्रॉब्लम होती है लाइफ में तो मैं उन्हीं से शेयर करती हूँ, फिर वो रिसॉल्व करती हूँ। ममनून मैम? मोहम्मद राशिद? यस सर, फ्रेंड है। मोहम्मद तलहा? ये भी नहीं बोलेंगे। अच्छा ग्रुप का एडमिन मोहम्मद तलहा को बनाना है, भूल गए थे। मुसर्रत जहाँ? ये भी नहीं बोलेंगे। नहीं आपकी बात हम मैसेज वाली लेंगे ही नहीं कोई। नाजिया मैम? छोटी बहन। सुमैया बताई हैं, है ना? सर बहन मेरी। ठीक है। वर्दा? क्योंकि हम एक हफ्ता से बोल रहे हैं कि माइक ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए। कैमरा में ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी है तो वो समझ सकते हैं, लेकिन आप माइक भी नहीं ऑन करती। हम कल बोले कि रीज़न बताइए व्हाट्सएप पे, तो आप बोली ओके, लेकिन रीज़न भी नहीं बताएं। तो कौन सा इम्प्रूवमेंट होगा ऐसे बताइए? बात ही नहीं मान रहे हैं। तो आसान भाषा में समझिए कि हम नाराज़ हैं। अब नाराज़गी तब ख़त्म होगी जब आपका माइक या कैमरा ऑन होगा। हाँ ज़ुबैर अहमद? जी सर, मेरी अम्मी और मेरा रब। ठीक।
इसके अलावा एक बेहतरीन लाइन है, दिस टू शैल पास। एक कहानी आपने हिंदी में पढ़ी होगी ना कि एक राजा था और उसका एक वज़ीर था। राजा ने वज़ीर से कहा कि कुछ ऐसा बताओ, ऐसा टोटका, ऐसी तावीज़ जो मेरे दुख में भी काम आए और सुख में भी काम आए, मतलब दोनों में पढ़ के अच्छा लगे, सुख में भी और दुख में भी। तो उसने क्या लिख के दिया था कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। पढ़े होंगे ना आप लोग, सब बचपन में पढ़े हैं। तो ये तरीका बहुत कारगर है। जब भी तकलीफ़ हो तो आप ये बात कहिए कि हाँ यह वक्त भी गुजर जाएगा, दिस टू शैल पास। और ये तो हर धर्म में भी है कि अगर आज आपकी तकलीफ़ है तो आगे आसानी भी आएगी, अगर मुश्किल है तो आसानी आएगी, कोई दिक्कत है तो आगे चीज़ें सही भी होंगी। इसके अलावा रिकॉग्नाइज साइंस इन अदर्स। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है डिप्रेस्ड है तो उनकी चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो लग रहा है कि हाँ कुछ दिक्कत है तो उनका आप दोस्त बनिए। ऐसे लोगों को आप कैसे पहचानेंगे? ऐसे लोग जनरली थोड़ा सा दूर रहते हैं, अपने आप को हर चीज़ों में पीछे रखते हैं, या चुप हो जाते हैं, बोलते बोलते अचानक चुप हो जाएंगे, या फिर कम बोलते हैं पहले से ही, या ज़रूरत से ज़्यादा हंसते भी हैं। ऐसे लोग जो अंदर से दुखी होते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें पहचानने की ज़रूरत है। अगर हमारे पास या आसपास ऐसे लोग दिखाई दें, वो खुद से अगर आगे ना भी आए तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे लोगों से हम दोस्ती करें और उनके दुख दर्द को बांटने की कोशिश करें। इसके अलावा है रिप्लेस एंड विद न्यू बिगिनिंग। जो आपको अंत लग रहा है ना, उसे अंत मत मानिए बल्कि एक नई शुरुआत मानिए। यहाँ पे सीधा सीधा कनेक्शन किससे है? नाउम्मीदी से है। जिस नाउम्मीदी के साथ हम अंत मान लेते हैं कि नहीं अब सब खत्म है, उस नाउम्मीदी को अलविदा करिए और आप मानिए कि चीज़ें अब अच्छी होंगी। शायद ये ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है, शायद कुछ ज़िंदगी में और अच्छा होने वाला है। तो ये भी एक बढ़िया तरीका है। ये तरीके तब काम करते हैं जब, जितना भी तरीका हम बताएं या जितनी भी बातें हम किए, ये सारी बातें तब लागू होंगी या तब हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे जब हमारे अंदर दो वैल्यूज़ होंगी। कौन कौन सी दो वैल्यूज़? एक है पेशेंस या सब्र, दूसरी वैल्यू है फॉरगिवनेस या माफ़ी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पेशेंस को उर्दू में बोलते हैं सब्र, हिंदी में बोलते हैं धैर्य। तो ये है क्या? हमारी एक ऐसी एबिलिटी है, योग्यता है, जब हमारे आसपास या हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी भरी सिचुएशन आती है या वो चीज़ पूरी नहीं हो पाती जिसकी हम उम्मीद करते हैं, या ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो उम्मीद से परे होते हैं, उन सारी सिचुएशन, उन सारे चैलेंजेस, उन सारी मुसीबतों को सहना। कैसे सहना? बिना फ्रस्ट्रेशन और एंगर के। उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेशेंस या सब्र। ये बात हम बहुत पहले भी बताए थे, आई थिंक शुरुआती वीक, पहले ही वीक में, कि अगर आप सब्र कह रहे हैं कि हाँ हम सब्र कर रहे हैं, तो सब्र का मतलब है कि एकदम चुपचाप सब्र करना, चुपचाप सारी चीज़ों को टॉलरेट करना, बिना एंगर, बिना फ्रस्ट्रेशन के। अगर आप झल्ला के, शिकायत कर कर के, नाराज़गी दिखा दिखा के, गुस्सा दिखा दिखा के आप कह रहे हैं कि हम सब्र कर रहे हैं, तो वो सब्र नहीं है। बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो है इतना सब्र कर रहे हैं, हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है, ऊपर वाले शिकायत करते हैं। तो ये शिकायत करना भी क्या है? आपकी सब्र की क्वालिटी को ख़त्म कर दिया। ये कैसा सब्र है कि हम चिल्ला रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं? सब्र वो है जब इंसान चुपचाप, शांति से, बिल्कुल काम एंड कंपोज्ड वे में अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन या चैलेंजिंग सिचुएशन को संभाले और उसमें शांत रहे। और ये ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी कई पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है। जैसे कि खुद की बेहतरी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें, या जितने यहाँ पे हैं लगभग सब स्टूडेंट हैं, अब सबका एक अपना गोल है। उस गोल में अगर आप लगे रहना चाहते हैं, उस रास्ते में आप लगे रहना चाहते हैं, तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि इस गोल में, इस रास्ते में 50 परेशानियाँ आनी तय हैं। ठीक है, कोई ऐसा मिलेगा जिसमें परेशानी नहीं आए या आपकी गोल में रुकावट ना आए। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी परेशानियाँ आएंगी। तो उन सारी परेशानियों में अगर सब्र नहीं करेंगे तो फिर हमारा गोल हमसे दूर होता जाएगा। तो हमारी पर्सनल जो ग्रोथ होनी चाहिए, या जहाँ पे पहुँच के हमको सेटलमेंट चाहिए या सेटल होना है, वो सब मुश्किल हो जाएगा।
तो इसलिए खुद की बेहतरी के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस। उसके बाद खुद का आपने सोच लिया, अब हमारे साथ साथ जुड़े हुए हैं हमारे रिश्ते। अब उन रिश्तों की बेहतरी के लिए भी सब्र ज़रूरी है। रिश्ते कितने मिठास वाले होंगे या कितनी खटास उसमें होगी, वो हमारे सब्र पे भी डिपेंड करता है। हम गुस्से में किसी पे कुछ बोल जा रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, ये भी कहाँ से डिसाइड हो रहा है? हमारे सब्र से हो रहा है। जैसे एंगर वाला पढ़ाया गया ना आपको, इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ाया गया, उसमें ये सारी बातें बताई गई थी कि कैसे रिश्ते बनते हैं और बिगड़ते हैं। ज़बान से ही बन और बिगड़ रहे हैं ना, या किसी को मारने पीटने से बन या बिगड़ रहे हैं। तो मारना, पीटना, ज़बान से कुछ अच्छा या बुरा बोलना, इन सब का कनेक्शन किससे है? हमारे सब्र से है, हमारे कंट्रोल पे है। और उस कंट्रोल का कनेक्शन अल्टीमेटली किससे? वो भी सब्र से है। तो जो भी अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, म्यूचुअल जो रिस्पेक्ट एक दूसरों के लिए है, वो सब का कनेक्शन सब्र से है। इसलिए अगर बेहतर रिश्ते चाहिए तो सब्र उसके लिए ज़रूरी है। तीसरी चीज़, डिसीजन मेकिंग, फैसला करने की क्षमता। आपने फेमस कहावत सुनी होगी कि गुस्से में या जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा खुश इंसान है तो फैसला नहीं लेना चाहिए। नहीं लेने का यहाँ पे तात्पर्य क्या है कि इंसान थोड़ा सा सब्र करे, थोड़ा सा पॉज ले, थोड़ा सा रुके, तब फैसले बेहतर होंगे। अच्छे फैसले जो है अच्छी पेशेंस से ही आएंगे। अचानक जल्दबाजी में लिया गया फैसला ज़्यादातर खराब होता है। इसके अलावा मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ के लिए भी सब्र ज़रूरी है। हमारे आसपास नेगेटिविटी की कोई कमी नहीं है, हमारे आसपास परेशानियों की कोई कमी नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ सही रहे, ज़हनी सुकून तो सबसे बड़ी चीज़ है ना, तो उसके लिए पेशेंस ज़रूरी है। हमारे आसपास अच्छा बुरा बोलने वाले बहुत लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं, तो ज़हनी सुकून के लिए पहला पेशेंस। दूसरा, ये फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़हनी सुकून सही नहीं है तो फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब होगा। ये भी हम कई बार बता चुके हैं कि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आपको कई सारे इश्यूज़ दिखाई दे सकते हैं। चेस्ट पेन हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है ना, फीवर हो सकता है, या बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई तो आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। और आजकल तो 20 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 40 साल, 50 साल, 60 साल के लोग होते थे, उनको आता था, बट अब तो उसकी भी गारंटी नहीं है। तो अपनी हेल्थ के लिए पेशेंस ज़रूरी है। लेकिन सारे रास्ते पता होने के बावजूद, सारे तरीके पता होने के बावजूद, जाने अनजाने में हमसे सब्र खो जाता है, धैर्य की कमी हो ही जाती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कल्चर, जल्दबाजी या परिणाम की जल्दी। आपने कहावत एक सुनी होगी, चट मंगनी पट ब्याह, सुना है आपने? वही वाली सोच हमारी हर जगह रहती है। आप लोगों की ऐसी कोई सोच? हमको तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। कोई भी काम करेंगे हम सोचते हैं कि फटाक से वो सारी चीज़ें हो जाएं। कई बार वो शॉर्ट्स देख के भी आता है ना। जैसे हम एक बार सीखो ऐप का एग्जांपल दे रहे थे, वहाँ पे भी वो ऐसे ही बताते हैं, ऐसी स्ट्रेटजी बताएंगे, ऐसा रास्ता बताएंगे कि आप लगेगा कि 1 महीने में करोड़पति हो जाएंगे और दूसरे महीने में अंबानी को पीछे छोड़ देंगे। ऐसी चीज़ें होती हैं और इंसान उसी में गुमराह हो जाता है और उनको लगता है कि हर चीज़ बहुत आसान है, लेकिन आसान नहीं होती। ऐसे ही हम किसी की सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं या देखते हैं वीडियो में या इंटरव्यू में, तो हमको लगने लगता है आसान है, लेकिन वो कितनी परेशानी से होके गुजरे उसका अंदाज़ा नहीं होता। तो उसका अंदाज़ा न होने की वजह से हम जब वो करने बैठते हैं ना, तो हमको भी लगता है कि एकदम हलवा है और जैसे ही करेंगे फटाक से हमको रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब जब रिज़ल्ट नहीं मिलता, जबकि ये नेचुरल बात है कि हाँ रिज़ल्ट लेट मिलेगा, तो उसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं, पेशेंस हमारा गायब हो जाता है। इसका रीज़न अल्टीमेटली यही है कि हमने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखी या वैसी उम्मीदें पाली जो पूरी नहीं होने वाली थी या उस वक्त में पूरी नहीं होने वाली थी जितने वक्त में हमने सोचा था। और ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कई बार रिश्तों में भी होती हैं। इंसान रिश्तों में ऐसी उम्मीदें पाल लेता है जो वो सोचता नहीं है क्या सामने वाला पूरा करेगा या नहीं करेगा। जो बहुत बेहतरीन रिश्ते होते हैं, दोस्ती है या कोई भी रिलेशनशिप है, तो हम इतना चूँकि प्यार में या फीलिंग में डूबे रहते हैं कि हमको लगता है कि हम जो कहेंगे या जो चाहेंगे वो मेरा फ्रेंड या मेरा पार्टनर कर लेगा, क्योंकि इतना गहरा जो है प्यार होता है, इतनी गहरी अंडरस्टैंडिंग होती है।
लेकिन हम सामने वाले का नहीं सोचते कि वो सच में वो चीज़ चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, हम उसको हल्के में ले लेते हैं। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन से भी कई बार दिक्कत होती है, बाद में रिश्ते बिगड़ते हैं और पेशेंस का इशू आता है। इसके अलावा स्ट्रेस लेवल की वजह से भी पेशेंस में दिक्कत आती है। जो इंसान ऑलरेडी स्ट्रेस में है उसका पेशेंस बहुत कम होता है। जो इंसान ऑलरेडी परेशान है और आप जाके एक बार उनको परेशान कर देंगे या 2 बार कर देंगे, वो उतने में पारा एकदम हाई हो जाएगा, हो सकता है हाथापाई हो जाए या बहस हो जाए। वहीं कोई इंसान शांत है तो आप जाके 5 बार 8 बार परेशान करेंगे, तब में भी वो इरिटेट हो या अपना पेशेंस खो दे। तो इसका भी एक असर पड़ता है कि हाँ वो इंसान पहले से ही एंजाइटी या स्ट्रेस में तो नहीं। इसके अलावा लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, स्व प्रबंधन की कमी। सेल्फ रेगुलेशन आपने पढ़ा इमोशनल इंटेलिजेंस में, इंसान अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो इमोशन को कंट्रोल ना कर पाना, गुस्से को कंट्रोल ना कर पाना, अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल ना कर पाना, अपनी तकलीफ़ों को कंट्रोल ना कर पाना, अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है कि वो टॉलरेंट भी नहीं है। तो टॉलरेंट नहीं है तो समस्या तो पैदा होगी। इसलिए इंसान सेल्फ कंट्रोल अपने अंदर लाए, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन डेवलप करे। अब सेल्फ रेगुलेशन कैसे डेवलप होगा ये आपने पढ़ाई है, पहले पढ़े हैं ना। तो ये सब्र, इसलिए सब्र जो है ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर धर्म में भी सब्र को बहुत अहमियत दी गई है। ये बात आपने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी। जैसे कि इस्लाम में कहा गया है चैप्टर 94 में वर्स 5 और 6 में 2 आयत है, दोनों में एक ही बात कही गई है, रिपीट करके कही गई है। इससे अंदाज़ा आपको होगा कि हाँ कितनी इंपॉर्टेंट है, और सब सुने भी होंगे। क्या है वो? Indeed with difficulty there are eases, of course there are difficulties as well as eases। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक या बिल्कुल हर मुश्किल के साथ आसानी है। यानी कि जो तकलीफ़ है उस तकलीफ़ के साथ हमें आसानी भी मिलेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कभी न कभी उसका फल हमें ज़रूर मिलने वाला है ना। और इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में या जुडाइज़म में आखिरत का भी कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ फिर मिलेगा। तो इसलिए जो भी परेशानी आ रही है उसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक ही रास्ता है और वो रास्ता क्या है? पेशेंस। और ये भी कहा गया है कि किसी रूह को उतनी तकलीफ़ नहीं दी जाएगी, किसी आत्मा को उतनी पीड़ा नहीं दी जाएगी कि वो उसको सहन न कर सके। यानी कि जितनी दी जा रही है उतनी हम सह सकते हैं। तो जब सह सकते हैं, ये ऊपर से भविष्यवाणी हो चुकी, तो हम कौन होते हैं अपनी तकलीफ़ को सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा मानने वाले। इसी तरीके से हिंदुइज़्म में भगवत गीता में क्या कहा गया है? चैप्टर 2 वर्स 14 में भगवत गीता क्या है? श्री कृष्ण का उपदेश है, किसके लिए? अर्जुन के लिए। तो वहाँ पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हैप्पीनेस एंड सॉरो कम एंड गो लाइक विंटर एंड समर, लर्न टू टॉलरेट देम बिकॉज दे आर नॉट परमानेंट। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सुख और दुख आते और जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जाड़ा और गर्मी। इसलिए टॉलरेट करना चाहिए या टॉलरेट करना सीखो, क्योंकि जो दुख हैं वो परमानेंट नहीं हैं, अस्थाई नहीं। इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में बाइबल में कहा गया चैप्टर 8 वर्स 18 में, रोमन्स में क्या कहा गया? द सफरिंग्स ऑफ दिस टाइम आर नथिंग कंपेयर टू द ग्लोरी दैट विल बी रिवील्ड टू अस इन द फ्यूचर। इस समय की पीड़ा या इस समय की तकलीफ कुछ भी नहीं है, किसके कंपैरिजन में? उस शान या उस जो है खुशी के कंपैरिजन में जो हमें आने वाले वक्त में दी जाएगी। किसकी तरफ से? ईश्वर की तरफ से। तो इसलिए हमें पेशेंस रखना चाहिए। तो हर धर्म में पेशेंस की अहमियत है ना। तो जब हर धर्म पेशेंस को इतना ऊपर रख रहा है, हर धर्म तकलीफ़ को डिफ़ाइन कर रहा है और उस तकलीफ़ में क्या करना है ये भी बता रहा है, तो सुसाइड करना कहीं से जस्टिफाइड है?
अब जा रही है आवाज़? डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम ये कह रहे थे कि हर धर्म में जब तकलीफ़ को इतना अच्छे से डिफ़ाइन किया गया, सब्र कितना करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, सब डिफ़ाइन किया गया, तो क्या हमारा नाउम्मीद होना या सुसाइड करना जस्टिफाइड है? नहीं। सब्र के साथ एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो चीज़ है आपकी फॉरगिवनेस या माफ़ करना। दिख रही है स्क्रीन? दूसरी चीज़ है माफ़ करना। अच्छा, माफ़ करने से पहले एक चीज़ और देख लीजिए, वो ये कि पेशेंस कैसे। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, ये भी पेशेंस के अलग अलग पहलू होते हैं, इसमें बताने की चीज़ नहीं है, बट ठीक है, थियरी आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये भी देख ही लीजिए। फिज़िकल पेशेंस क्या है? इंसान शारीरिक धैर्य रखे, यानी कि शरीर को जो पीड़ा हो रही है उसको सहना। कोई चोट लग गई, इंसान उसके लिए सब्र कर रहा है। कोई बीमारी हो गई, इंसान उसके लिए सब्र कर रहा है। ऐसे इमोशनल पेशेंस होता है। इमोशनल पेशेंस क्या है? कोई तकलीफ़ मिली इमोशन के कंटेक्स्ट में, जैसे कि किसी का दूर चले जाना या कोई रिजेक्शन होना, किसी की डेथ हो जाना, कहीं से कोई डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, कोई ग्रीफ, कोई दुख आ रहा है आपको, उस टाइम पे सब्र करना इमोशनल पेशेंस है। इस तरीके से इंटरपर्सनल पेशेंस होता है। इंटरपर्सनल पेशेंस क्या है? कि एक दूसरे की चीज़ों को, एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करना। किसके लिए? रिश्तों को बनाए रखने के लिए। एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, वो कौन सा है? इंटरपर्सनल पेशेंस है। और एक होता है गोल ओरिएंटेड पेशेंस। गोल ओरिएंटेड पेशेंस यानी कि आपके गोल से संबंधित, आपको पता है कि आपका गोल क्या है, उस गोल में कितना टाइम लगेगा। अब उस टाइम पीरियड में आपकी ज़िंदगी में 50 परेशानियाँ आएंगी। उन परेशानियों में अपने आप को काम, शांत बनाए रखना क्या है? गोल ओरिएंटेड पेशेंस है। ठीक है, तो हमको सारा सब कुछ डेवलप करना है। डेवलप होगा कैसे? पहला वही अगेन माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करिए। सुबह सुबह टहलिए, ठंडी ठंडी हवा लीजिए, उसका मज़ा लीजिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हैं। माइंड जब फ्रेश रहेगा, अच्छा फील करेगा, तो हमारे अंदर हमारी वैल्यूज़ भी अच्छे तरीके से मजबूती के साथ बनी रहेंगी। तो इससे आपका पेशेंस भी सही रहेगा। दूसरी चीज़, सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए। ऊपर सारा अभी बताया ना कि किस वजह से हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता, बताया ना अभी। तो जिस वजह से हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता, उसको हम लोग अगर उल्टा कर देंगे तो इसका मतलब हमारे अंदर पेशेंस आ जाएगा। तो उसमें ऊपर आपने पढ़ा कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, इसलिए इंसान पेशेंस नहीं दिखा पाता। तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस को क्या कर दीजिए? रियलिस्टिक बना दीजिए। ऐसी उम्मीद लोगों से पालिए जो सामने वाला पूरा कर सके। अच्छा, मैं बोलूँ? हाँ बोलो। इसके अलावा एम्पैथी डेवलप करना, कुछ कह रहे हैं? एम्पैथी डेवलप करना क्या है? एम्पैथी आपने पढ़ाई है, तो इसमें भी कुछ बताने जैसा नहीं। आसान भाषा में आप दूसरों को समझिए, दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझिए, इससे भी पेशेंस हमारे अंदर आएगा। आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो इंसान टाइम पे नहीं पहुंचा, आपका पेशेंस या सब्र का बांध टूट गया, रिश्ता ख़राब हो गया क्योंकि आप दोनों ने लड़ाई कर ली। तो ऐसी सिचुएशन में एम्पैथी डेवलप करिए और सामने वाले की सिचुएशन समझिए। क्या समझिए? आप मानिए या पूछिए कि हो सकता है ट्रैफिक में फंस गया हो सकता है घर में निकलने के टाइम पीरियड में ही अचानक से कोई प्रॉब्लम आई हो जिस वजह से लेट हो गया हो। तो दूसरों के साइड को, दूसरों के पर्सपेक्टिव को हमेशा सुनना चाहिए और समझना चाहिए। इसके अलावा ब्रेक डाउन गोल्स, अपने गोल्स को टुकड़ों में तोड़ दीजिए। ये बात भी कई बार बताई गई है। गोल ओरिएंटेड पेशेंस का सबसे बेहतरीन तरीका है कि अपने गोल को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दीजिए, और एक एक छोटा टास्क जब आप पूरा करेंगे तो आपके अंदर पेशेंस आएगा, क्योंकि एक मोटिवेशन आ गया ना मन में, और उस मोटिवेशन से आप जो इम्पेशेंट हो रहे थे वो भी कम हो जाएगा।
इसके अलावा लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंस से सीखें। आप याद करिए कि पिछली बार हम कब इम्पेशेंट हुए थे, कब मेरा सब्र टूटा था और उस सब्र के टूटने से मैंने क्या किया था। तो जनरली ऐसा होता है कि जब इंसान इम्पेशेंस हो जाता है ना, तो वो कुछ गलत हरकत करता है। इम्पेशेंस हो गया लड़ाई में तो वो कुछ बुरा बोल जाएगा, इम्पेशेंस हो गया हाथापाई में तो कुछ ज़्यादा पीट देगा, है ना। इम्पेशेंस हो गया कोई सामान अपने हाथ में लिए हुए तो उस सामान को पटक के तोड़ देगा। ऐसे लोग भी होते हैं, अपने घर का अच्छा खासा सामान तोड़ देते हैं, अपना 1-1 लाख का फ़ोन पटक के तोड़ देते हैं। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। तो अगली बार जब कुछ ऐसा करने जाएं तो अपने ही एक्सपीरियंस को याद करें, तो मे भी आपका पेशेंस थोड़ा बहुत आ जाए। कुछ ना आए तो कम से कम पैसे का ही शायद आप मुंह देख लें, कह रहे नहीं इतना नुकसान हुआ था, फिर से नहीं करेंगे। इसके अलावा है बिल्ड रेजिलियंस, अपने अंदर लचीलापन लाइए। लचीलापन लाने का मतलब क्या है कि अपनी हड्डियां तोड़ दीजिए, यही है। लचीलापन लाने का मतलब है कि आप हर तरीके की सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार रखें। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आएगा, बहुत बड़ी बड़ी परेशानी आएगी तो बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ भी आएंगी। कभी कभी बैलेंस्ड वे में सिचुएशन रहेगी। तो हर उतार चढ़ाव के लिए इंसान अपने आप को कैसे रेडी रखेगा, जब उसके अंदर लचीलापन होगा, जब उसके अंदर सब्जेक्टिविटी भी होगी। वो ये माने कि सक्सेस तो मिलेगी, ठीक है, लेकिन उस सक्सेस से पहले कई सारी असफलताएं भी आएंगी, है ना। जो काम हम करने बैठे हैं डेडिकेशन के साथ, ज़रूरी नहीं कि वो काम डेडिकेशन के साथ पूरा हो जाए, बीच में कई सारे डिस्ट्रैक्शन भी आएंगे। इस तरीके की सोच रखना आपके लचीलेपन को दर्शाता है। इसके अलावा अपने हेल्थ को सही रखना, खासकर गोल ओरिएंटेड जो पेशेंस है ना, उसमें हेल्थ की बहुत ज़रूरत होती है, रिश्तों में भी होती है। जब आपकी हेल्थ ही नहीं सही रहेगी तो आपके अंदर पेशेंस भी नहीं है। मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें तो टीचर पहले से ही बोल देते हैं कि आप 2 चीज़ का ध्यान रखिए, खाने पीने का और अपनी सेहत का। क्योंकि जब सेहत अच्छी नहीं रहेगी तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा नींद आएगी, आप बैठ के पढ़ नहीं पाएंगे, दिमाग जो है सुकून से नहीं रहेगा। तो हेल्थ जो है अच्छी रहेगी तो पेशेंस अपने आप आएगी। इंसान अंदर से अच्छा फील कर रहा है ना, तो पेशेंस तो रहेगी। दूसरी चीज़ क्या है, फॉरगिवनेस या माफ़ी या फिर क्षमा। क्या है माफ़ी? To forgive means to be merciful, not to react forcefully to an offense or an offender. It also means to give up a claim against another individual, or to set aside a debt, or to relinquish anger or resentment. क्या है मर्सी या फॉरगिवनेस? क्या है? मर्सीफुल होना या किसी भी गलत या गलती करने वाले के ऊपर फोर्सफुली रिएक्ट ना करना ही असल में क्या है, फॉरगिवनेस है। कई बार हमारी किसी से बहस होती है, उस बहस में अपने आप को पीछे हटाना भी माफ़ करना है। गिविंग अप अ क्लेम इज़ ऑल्सो एन एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस। आपकी किसी से बहस हो रही है, सामने वाला इंसान अपनी बात पे अड़ा है, आप अपनी बात पे अड़े हैं, और आपने कह दिया कि ठीक है भाई, जो तुम कह रहे हो वही सही है। ये कहना भी क्या है, ये भी माफ़ी है, ठीक है, क्योंकि आपने माफ़ किया। आपका जो दिमाग का जो भेजा फ्राई हो रहा था ना, उससे आप बच गए। इसीलिए किसी महान इंसान ने कहा कि माफ़ करना वो सामने वाले के लिए नहीं है, माफ़ करना ये हमारे लिए है। अज्यूम करिए कि हमारा किसी से झगड़ा हो गया, किसी से लड़ाई हो गई, तो हम उसकी कही हुई बात को लेके ढोए जा रहे हैं, उसकी दी हुई तकलीफ़ को हम लेके ढोए जा रहे हैं और रिश्ता ख़राब करके बैठे हैं। तो क्या हम सुकून में रहेंगे? कभी नहीं रहेंगे। वही बात मन में चलती रहेगी, चुभती रहेगी, और रिश्ता भी ख़राब किए हुए हैं क्योंकि माफ़ किए नहीं हम। अब माफ़ नहीं किए तो इसका मतलब उस आदमी की कोई बात भी हमको पसंद नहीं आएगी। वो 5 साल बाद कुछ नई बात बोलेगा ना, तो वो भी पसंद नहीं आएगा कि यही था जो हमको बोला था, इस पर तो हमको भरोसा ही नहीं है, आएगा ना मन में। तो इसका मतलब आपका सुकून तब भी नहीं था, और जब तक वो दुश्मनी चलती रहेगी तब तक आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे और उसके किए गए हर काम पे आप शक करेंगे और उसकी किसी भी बात को आप सही नहीं मानेंगे। तो वो तो अपने ज़िंदगी में शान से अच्छे से जी रहा है ना, सुकून तो हमारा अपना गया। इसलिए कहा जाता है कि माफ़ करना हमारे लिए होता है, सामने वाले के लिए नहीं, ठीक है। तो जो चीज़ हमारे लिए है उसको करने में कौन सी तकलीफ़ है? हालांकि सामने वाले के लिए भी है उतना ही इम्पोर्टेंट, लेकिन
ये तरीका एक है, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि ये हमारे लिए है ना, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें एक सेल्फिशनेस जागती है कि हमारे लिए ये तो हम कर लेते हैं, तो इसलिए भी ऐसा है। तो माफ़ी की ये अहमियत है। अच्छा, माफ़ी में एक ख़ास बात ये भी है कि सिर्फ कह देना कि हाँ हमने माफ़ किया, माफ़ी नहीं हो जाती। जैसे आपकी तबीयत ख़राब हुई और आपने दवा ले ली, सही हो गया, ऐसा नहीं है कि माफ़ी हुई, लड़ाई हो रही थी, हमने कह दिया कि हाँ ठीक है माफ़ कर दिया भाई, हो गया, कहानी ख़त्म। नहीं, माफ़ी का असल मतलब तब है जब हमारे मन में कुछ हो ना, जब हमारे मन में कोई कीना ना हो, जब हमारे मन में कोई बदला लेने की भावना ना हो, जब हमारे मन में कोई वेंजफुलनेस ना हो कि हाँ हम बाद में ये करेंगे या उसने मेरे साथ ऐसा किया ही क्यों। होता है ना, कई बार हम बस बात ख़त्म करने के लिए बोल देते हैं कि हाँ ठीक है माफ़ किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माफ़ करने का मतलब है कि आप पूरी तरीके से माफ़ करें कि बाद में कोई दिक्कत बचे ही ना। इसीलिए किसी महान इंसान ने कहा कि टू अर्र इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। गलती करना इंसान का काम है, लेकिन माफ़ करना क्या है, डिवाइन है, ईश्वरीय है। ठीक है, गलतियां तो इंसान करते ही हैं, लेकिन अगर हम माफ़ कर देना तो हम उससे ज़्यादा महान हो जाएंगे। बात समझ में आई? और हर रिलीजन में भी माफ़ी को उतनी ही अहमियत दी गई है। इस्लाम में भी कहा गया है, हिंदुज़म में भी कहा गया है, क्रिश्चियनिटी में भी कहा गया। कुरान में चैप्टर 42 वर्स 40 में कहा गया कि एंड द रिट्रीब्यूशन फॉर एन एविल एक्ट इज़ एन एविल वन लाइक इट, बट whoever pardon and makes reconciliation, his reward is due from Allah. Indeed, he does not like wrongdoers. समझ में आया? वो इंसान जो किसी गलत काम के लिए बदला लेने की चाहत रखता है या बदले की इच्छा रखता है, वो भी उसी इंसान में से एक है। मतलब जिसने आपके साथ गलत किया और आप बदला लेने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप भी बिल्कुल उसी इंसान के बराबर हो गए। वो गलत किया तो हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी गलत कर रहे हैं। लेकिन वो इंसान जो माफ़ कर देता है, समझौता कर लेता है, उसके लिए इनाम लिखा है या इनाम मिलेगा कहाँ से, अल्लाह की तरफ से। बेशक ही डज़ नॉट लाइक रॉन्ग डूअर्स, बेशक अल्लाह जो है गलत करने वालों को पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो चाहे हमारे रिश्तेदार हों, फ्रेंड हों, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम माफ़ कर दें, अपने लिए माफ़ कर दें, या अपने लिए नहीं तो कम से कम अल्लाह का सोचें, उससे बड़ा क्या है आपके लिए। तो इंसान सोच के माफ़ कर दे। एक इंसान गलत कर रहा है तो फिर हमारे और उसके बीच में फ़र्क क्या रह जाएगा, ये भी तो आपने बचपन से सुना होगा। तो वो फ़र्क बनाए रखना भी तो ज़रूरी है। इसी तरीके से हिंदुज़म में महाभारत में कहा गया, चैप्टर 60 में क्या कहा गया, Forgiveness is virtue, forgiveness is sacrifice, forgiveness is the Vedas, forgiveness is purity, forgiveness is penitence, forgiveness is holiness, and by forgiveness the universe is held together. Basically जो भी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जैसे हम बताएं शुरू में कि एक इंसान का किरदार किससे बन रहा है, उसकी वैल्यूज़ या वाइस से। जो कैरेक्टर अच्छे दिखाई देते हैं वो बेसिकली क्या है, उसकी वैल्यू है ना, और जो बुरे दिखाई देते हैं वो उसकी वाइसेस हैं। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस को हर वैल्यू, हर वर्च्यू से जोड़ दिया गया, यानी कि फॉरगिवनेस सबसे बड़ी वैल्यू बन गई। और साथ में ये भी कहा गया कि एंड बाय फॉरगिवनेस द यूनिवर्स इज़ हेल्ड टुगेदर, माफ़ी से ही ये पूरा यूनिवर्स जो है, ये पूरा ब्रह्मांड एक साथ जुड़ा हुआ है। आसान भाषा में कहिए तो ये वही बात है, वसुधैव कुटुंबकम वाली, पूरा संसार ही आपका परिवार है। तो वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड भी आपस में कैसे जुड़ रहा है, या पूरा संसार ही आपस में कैसे जुड़ रहा है, हमारी माफ़ी से। क्योंकि जब हम माफ़ कर देंगे तो इसका मतलब हमारी किसी से कोई दुश्मनी है ही नहीं, हमारे लिए कोई पराया है ही नहीं, सब अपने हैं। और जब सब अपने हैं तो पूरा ब्रह्मांड क्या हो गया, एक हो गया। इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में, बाइबल में कहा गया, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14 में, कि इफ़ यू फॉरगिव अदर पीपल व्हेन दे सिन अगेंस्ट यू, योर हेवनली फादर विल ऑल्सो फॉरगिव यू। अगर आप माफ़ कर देते हैं उन लोगों को जिन्होंने आपके खिलाफ कुछ गलत काम किया या आपके लिए कोई साजिश रची, तो ऊपर वाला, ऊपर जो ईश्वर बैठा है वो भी आपको माफ़ कर देगा।
तो अगेन फिर से ये बात साबित हो रही है कि हर धर्म में पेशेंस की तरफ फॉरगिवनेस की भी वही अहमियत है। तो जब ऊपर वाले ने हमें ये आदेश दे दिया कि माफ़ करना एक बेहतरीन अमल है, बेहतरीन कर्म है, तो फिर हम क्यों होते हैं मन में कीना पालने वाले, मन में किसी के लिए द्वेष पालने वाले, किसी के लिए ईर्ष्या पालने वाले। तो हमारा काम क्या है कि हम लोगों को माफ़ करें और आगे बढ़ें। बहुत से लोग सोचते हैं कि माफ़ करना जो है कमज़ोरी शो करता है, बार बार माफ़ करने से रिश्ते जो है लोग हमको हल्के में ले लेते हैं, सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, माफ़ करने से सेल्फ़ रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं ख़त्म होती। माफ़ करना एक अलग चीज़ है, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बचाना एक अलग चीज़ है। गांधी जी ने इस पर बहुत बेहतरीन विचार रखा, पढ़िएगा कभी हिस्ट्री में। आसान भाषा में उन्होंने ये बात बिल्कुल क्लियरली कही कि माफ़ करना आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी कमज़ोरी नहीं, क्योंकि आपकी इनर पीस के लिए, सामाजिक सद्भावना के लिए माफ़ करना ही सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है। और माफ़ करने से सामाजिक सद्भावना कैसे आती है? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि आजकल इतना हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है ना, कि बाबर ने जो है 500 साल पहले ये कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने 800 साल पहले ये कर दिया, फलाना ढिमकाना। अज्यूम कर लेते हैं कि जो भी बातें बताई जा रही हैं सब सच हैं। ठीक है। हिंदुओं के खिलाफ मान लीजिए कि उन्होंने गलत किया एक मुसलमान होते हुए, मान लेते हैं। ठीक है। तो आप क्यों अभी तक धो रहे हैं? 800 साल पहले, 500 साल पहले जो हुआ उसका बदलाव आज के अपने देश के भाइयों से क्यों लेना है आप? अगर सही है भी तो आप क्या करिए, ठीक है माफ़ कर दीजिए, जो हुआ तब हुआ, आपकी कोई गलती नहीं। अब जैसे ही माफ़ करेंगे, अगर उस बात में सच्चाई थी भी तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो सामाजिक सद्भावना के लिए माफ़ करना ज़रूरी है। तो ये तो इतिहास का एग्जाम्पल ऐसे ही घुसा है। तो ऐसे ही जो प्रेजेंट टाइम में आप समाज में रह रहे हैं, तो यहाँ पे भी माफ़ी का वही महत्व है। अदरवाइज़ आज के टाइम पे हर इंसान कुछ ना कुछ किसी को ऐसा बोल जाता है कि बुरा लग जाता है। कई बार इंसान कुछ बुरा बोलता भी नहीं है पर सामने वाले को बुरा लग जाता है। तो अगर इसी तरीके से हर इंसान मुंह फुला के बैठा रहेगा, एक दूसरे को माफ़ नहीं करेगा, तो समाज रहने लायक बचेगा? नहीं बचेगा। आज के टाइम पे तो एकदम नहीं बचेगा। तो इसलिए माफ़ करना ज़रूरी है। कैसे माफ़ करेंगे? माफ़ करना मुश्किल भी हो जाता है ना कई बार। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि एक्नॉलेज द हर्ट, तकलीफ़ को पहचानिए और तकलीफ़ को एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर किसी इंसान ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया तो उस गलती को आप मान लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे ही आप उस गलती को मानेंगे तो आपके अंदर एक भावना आएगी, कौन सी? लेट गो वाली, जाने देने वाली। अज्यूम करिए कि हम आपको थप्पड़ मार दिए, ठीक है। अब आप बात लेके बैठे हैं कि क्यों मारे, हिम्मत कैसे हुई मारने की? रिश्ता तो गया ना। आप क्या करिए, उस तकलीफ़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि ठीक है, मार दिए तो मार दिए, अब क्या कर सकते हैं, जो होना था हो गया। आइंदा से ध्यान रखना, इस बार हम माफ़ कर दिए तुमको, कहानी ख़त्म। आपने क्या कर दिया? लेट गो कर दिया, तकलीफ़ को एक्सेप्ट करते हो। माफ़ी आसान हुई क्योंकि आपका गुस्सा कम हो गया ना। जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया तकलीफ़ को, जैसे ही आपने कहा लेट गो, आपकी तकलीफ़ आधी हो गई और माफ़ करने का जो प्रोसेस है वो भी हल्का हो गया। इसके अलावा एम्पैथी, अगेन दूसरे की फीलिंग को, दूसरे की सिचुएशन को आप समझिए। किसी ने आपको हर्ट कर दिया, किसी ने आपसे लड़ाई कर दी, किसी ने आपको कुछ अपशब्द कह दिए, आप मान लीजिए कि ठीक है उनसे गलती हुई, या मान लीजिए कि हाँ उन्होंने गुस्से में कह दिया, या खुद आप क्लियर कर लीजिए, उनकी साइड आप जान लीजिए। कई बार होता है उनकी साइड हमें दिखती नहीं है और हम कुछ भी अपने मन में कहानी पैदा कर लेते हैं और उसी को सच मान लेते हैं, और पूछने पे बिल्कुल कहानी अलग होती है। तो ऑफेंडर का जो पर्सपेक्टिव है उसे सुनना ज़रूरी होता है। जब उनका पर्सपेक्टिव हम सुनेंगे तो माफ़ करना आसान हो जाता है हमारे लिए, है ना। जैसे विजय माल्या का एग्जांपल हम दे रहे थे ना। विजय माल्या के लिए किसी के मन में कोई सिंपैथी नहीं थी 1 महीना पहले तक, इतने साल से, 8 साल से। लेकिन एक पॉडकास्ट में जब उन्होंने अपनी सारी साइड रखी तो आधे से ज़्यादा भारत क्या हो गया, विजय माल्या के सपोर्ट में आ गया और उन्होंने उनकी चोरी या जो भी हुआ उसको माफ़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने सच्चाई जान ली ना कि एक्चुअल क्या क्या बात थी। तो इसलिए दोनों साइड को समझना ज़रूरी है, और दोनों साइड इंसान तभी समझेगा जब एम्पैथी आपके अंदर होगी। इसके अलावा
इन सब से परे एक खास चीज़ है, वो ये है कि मेक अ कॉन्शियस डिसीजन, सचेत रहकर फैसला लेना, होशो हवास में फैसला लेना, किसको कब माफ़ करना है। ठीक है, सिंपैथी दिखाइए, लेट गो करिए, तकलीफ़ को एक्सेप्ट करिए, लेकिन ये सारी चीज़ें होशो हवास में करनी चाहिए। कई बार इंसान होता है ना कि किसी गलती को माफ़ करता रहता है और बिल्कुल रिश्ता भी वैसे ही रखता है, तो उसकी तकलीफ़ कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगी। माफ़ करना बुरी बात नहीं है, एक इंसान 50 बार गलती करे तो आप 50 बार माफ़ करिए, क्योंकि हम माफ़ किसके लिए कर रहे हैं? अपने सुकून के लिए। लेकिन आप रिश्ता वही नहीं रख सकते हमेशा। एक इंसान ने गलती की, आपने माफ़ किया, रिश्ता भी आप निभा रहे हैं। दूसरी बार गलती की, दूसरी बार भी आपने माफ़ किया, रिश्ता वैसे निभा रहे हैं। लेकिन अगर 8 बार वही गलती हो रही है तो 8 बार आप माफ़ करेंगे और बिल्कुल वैसे ही उम्मीद पालेंगे, वैसे ही रिश्ता निभाएंगे, तो गलती किसकी है? आपकी है ना। माफ़ बार बार करते रहिए, लेकिन आप अपनी लिमिटेशन समझ जाइए कि हमको कहाँ तक भरोसा करना है और कहाँ तक उम्मीद पालनी है ना। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आप आगे हर्ट होने से बच जाएंगे। ठीक है, वो गलती करता रहे लेकिन आप हर्ट नहीं होंगे, क्योंकि आप पहले से ही सावधान हैं, आप कॉन्शियस हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बावजूद कई बार हम माफ़ नहीं कर पाते हैं। तो क्या चीज़ें हैं जो हमें माफ़ी से रोकती हैं? तो पहली चीज़ है ईगो या प्राइड। इंसान अना और घमंड में डूबा रहता है, और ये सबसे बड़ा रीज़न है रिश्तों को ख़राब करने का, कि हम इतना घमंड में डूबे रहते हैं कि हम झुकना नहीं चाहते। क्योंकि झुकना हम क्या समझते हैं? कमज़ोरी समझते हैं। कई बार होता है इंसान कहता है कि नहीं मेरी गलती थी नहीं, तो हम क्यों माफ़ी मांगें? तो ये क्या है? अना है। हाँ, जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएं, रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएं, तब नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि बार बार झुकने से इंसान आपको हल्के में ले लेता है। और यहाँ पे सेल्फ़ रिस्पेक्ट का सवाल आता है, इसके अलावा नहीं आएगा। जो ऊपर बता रहे थे वहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे आ सकता है। तो ऐसे रिश्तों को वहाँ पहचानिए। जब आप सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात आ जाए और वहाँ नहीं झुक रहे हैं ना बिना गलती के, तब ये जस्टिफाइड है। अदरवाइज़ अगर गलती है और उस गलती को जानने के बाद भी हम झुक नहीं रहे हैं, तो ये हमारी अना ही है, और अना या घमंड कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बदला लेने की जो हमारी इच्छा होती है, ये भी हमें माफ़ करने से रोकती है कई बार, क्योंकि हम माफ़ जो है मन में है कि जो है उसका बदला लिया जाएगा। अभी मऊ में एक केस हुआ, मर्डर हुआ पिछले महीने, तो वो मर्डर भी क्यों हुआ? बदले की इच्छा में हुआ। तो ऐसा कई बार होता है कि हम बदला मन में सोचे रहते हैं कि हम इसका बदला लेंगे। अब जब बदला लेने का ठाना ही है तो माफ़ी का फिर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके अलावा लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ की कमी भी हमें माफ़ करने से रोकती है। और समझ की कमी होने का अल्टीमेटली मतलब है कि हमारे अंदर एम्पैथी नहीं है, क्योंकि हम दूसरे की फीलिंग को, दूसरे की साइड को नहीं समझ पा रहे हैं। जब नहीं समझेंगे तो फिर वो रिलेशन बेहतर होगा ही नहीं, उस रिलेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी नहीं बेहतर होगी। अब जब वो बेहतर नहीं होगी तो भी हम माफ़ नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात? इसके अलावा सोसाइटल प्रेशर भी हो सकता है, सामाजिक दबाव में या परिवार के दबाव में भी कई बार इंसान माफ़ नहीं करता है। कई बार कुछ परिवारों की आपस में दुश्मनी चलती है, बच्चों में सब सही रहेगा लेकिन वो रिश्ता नहीं निभा पाते, क्योंकि परिवार का एक प्रेशर रहता है कि नहीं मिलना जुलना नहीं है, बात नहीं करनी। तो ये भी रीज़न हो सकता है। 2-3 तरीके की माफ़ी होती है, ये भी बस याद रख लीजिए। अनकंडीशनल फॉरगिवनेस, कंडीशनल फॉरगिवनेस और नो फॉरगिवनेस। कंडीशनल फॉरगिवनेस क्या है? कि जब हम पूरी तरीके से किसी को माफ़ कर दें, दिल में कोई कीना नहीं, कोई बुग़्ज़ नहीं, कुछ भी नहीं है, दिल एकदम साफ़ करके हमने माफ़ कर दिया कि ठीक है भाई, जो हुआ सो हुआ। कंडीशनल फॉरगिवनेस क्या है? कि इंसान कंडीशन रखे, कोई बहुत बड़ा उसने कांड कर दिया या बहुत बड़ा दुख दे दिया, तो आपने शर्त रख दी कि अब जो तुमने गलती की थी उसको सुधारो पहले, या कम से कम रियलाइज़ करो कि हाँ आगे ऐसा कुछ नहीं करोगे। कम से कम गिल्ट उस इंसान के अंदर पैदा हो, या आप कोई पनिशमेंट दे दें और उस शर्त पे आप उनको माफ़ कर दें। ये कंडीशनल फॉरगिवनेस है। और एक होता है नो फॉरगिवनेस। ये तब होता है जब इंसान को तकलीफ़ हद से ज़्यादा हुई है और वो आप पे भरोसा ही नहीं कर पा रहा। आपने किसी को ऐसा धोखा दे दिया, ऐसा हर्ट कर दिया कि वो आपकी किसी बात पे यकीन ही नहीं करेगा। यहाँ तक कि आप कितनी भी अच्छी बातें कर लीजिए, दिल से आप गिल्टी रहेंगे, आप फील करेंगे, रियलाइज़ करेंगे, तो भी वो आप पे भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया। तो ये भी है, बट ये ठीक है कि इंसान
ऐसा तब करता है ना जब उसका अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता। अदरवाइज सबसे बेहतरीन क्या है आपका अनकंडीशनल फॉरगिवनेस। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए, अब एक चीज़ जो है आपको करनी है, वो क्या करनी है कि एक ऐसी बात जो आपने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की, ये हमें आप लिख कर भेजिएगा, बिल्कुल वैसे जैसे आपने कन्फेशन वाला लिखा था, इकबाल जुर्म वाला, वैसे ही आप कोई अपनी ज़िंदगी की ऐसी बात लिख के हमें सेंड करेंगे जो आपने अब तक किसी से शेयर नहीं की। दूसरी चीज़, अभी 15 मिनट है, इस 15 मिनट में एक एक मिनट में आपको फटाफट बताना है कि अज्यूम करिए कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो सुसाइड करने की इच्छा रख रहा है या उसका दिमाग वैसा हो चुका है एकदम सुसाइडल, तो आप ऐसे इंसान से क्या कहेंगे? फटाफट एक एक करके शुरू करते हैं। समरीन अंसारी, आवाज़ जा रही है? नहीं बोलेंगे। अरम, आवाज़ जा रही है? यस सर। चलिए फटाफट बताइए। सर किसी और से पहले कह दीजिए, उसके बाद मैं क्या दूंगी। चलिए अरीशा, अच्छा अरीशा भी नहीं बोलेंगी। आयशा, चलिए। कोई एक ऐसी बात जो किसी से शेयर नहीं की है। तेज़ बोलिए। तो क्या बोलना था, जो ऐसी बात जो किसी से शेयर नहीं की है। नहीं, वो तो लिख के भेजना है, आप लोग लिख के भेजिएगा हमको, होमवर्क है वो। यहाँ पे जो बोलना है वो ये कि अज्यूम करिए कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो बिल्कुल सुसाइडल कंडीशन में है, सुसाइड कर लेगा, आप उनसे क्या कहेंगे? 1 मिनट में बताइए। कन्विंस करने की कोशिश करूंगी कि लाइफ बहुत वही क्या प्रेशियस होती कहेंगे, है। वही बताना है मेन बात। लाइफ बहुत प्रेशियस होती है, इसको इस तरह खत्म नहीं करना चाहिए और खुद को एक चांस देना चाहिए कि नहीं, हम कर सकते हैं, किसी चीज से ना उम्मीद है। और तो माँ बाप का खुद भी थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी चाहिए जीने की। बस 20 टाइम समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, सोचिएगा। चलिए अरम, अब बताइए। बताइए। तो सबसे पहले मैं उसकी वजह पूछूंगी और सुनूंगी कि उसकी वजह क्या है जिसकी वजह से वो सुसाइडल थॉट से गुजर रहा है। उसके बाद ही मैं उसको समझाऊंगी कि उस टॉपिक से रिलेटेड बात उसको समझाऊंगी। लाइफ प्रीशियस है, इस तरह सबसे पहले मजहब से रिलेटेड उसको बात समझाऊंगी कि अगर हमारा इस्लाम ऐसी इजाजत देता ही नहीं कि सुसाइड करे, अगर हम सुसाइड करेंगे तो हमारी ये दुनिया और वो दुनिया तो खराब होगी भी, और जिंदगी उसके माँ बाप के बारे में समझाऊंगी कि अगर ऐसा कुछ करेगा तो उसके माँ बाप के साथ कैसा होगा, वो कितने उदास होंगे। और क्या समझाऊंगी। ठीक है। हर्ष चौहान, जी सर। बताइए। कैमरा ऑफ है? यस सर, मोबाइल डिस्चार्ज हो गई है। ठीक है, बताइए। सर, जो सुसाइड करने वाला या फिर ऐसा लग रहा है कि सुसाइड करेगा, मैं उससे उसकी वजह पूछूंगा, उससे मैं बातें करूंगा। जैसे कि मुझे लगता है तू कुछ परेशान है और मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि तुम अंदर से टूट गए हो, तुम अकेला महसूस कर रहे हो, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ हूँ सिर्फ सुनने के लिए, बिना झगड़े किए। तुझे जो महसूस हो रहा है वो असली है और तू गलत नहीं है। मुझे बता तू क्या महसूस कर रहा है, जो कुछ भी हो मैं सुनना चाहता हूँ। तुझ पर क्या गुजर रही है, मुझे बता, मैं तेरी हर एक बात सुनना चाहता हूँ।
ठीक है, बढ़िया। मारिया, आवाज़ जा रही है? मारिया, जी सर। बताइए। सर जैसे हर्ष ने कहा वैसे ही। नहीं, वैसे ही नहीं, बताना पड़ेगा। मतलब सर पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे और बस। चलिए, ठीक है। मोहम्मद तलहा, ये भी नहीं बोलेंगे। मुसर्रत जहाँ, ये भी नहीं बोलेंगी। नाजिया मैम, आवाज़ जा रही है? यस सर। बताइए। सर सबसे पहले तो उनकी कंडीशन जानेंगे कि हाँ किस वजह से वो परेशान है या फिर क्या वजह है उनके पीछे। फिर उसके बाद उन्हें वही समझाएंगे कि मतलब जो भी हो, हर चीज मतलब सुसाइड नहीं होती है, कि हर हर परेशानी का हर परेशानी का हल सुसाइड नहीं होता है, खुदकुशी करना नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं, आगे देखे तो बहुत कुछ अच्छा भी है। परेशान तो बहुत सारे लोग हैं, अगर दुनिया में निकल कर देखा जाए तो परेशानी बहुत बड़ी बड़ी है लोगों के अंदर, लेकिन सब्र करना सीखें। मतलब किस तरह से उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे सर। सुमैया तबस्सुम, जी सर। जी बताइए। अच्छा, ऐसी कंडीशन जब मेरी दोस्त सुसाइड करना चाह रही हो, उस वक्त मुझे उसे मोटिवेट करना, मतलब उसे समझाना है, यही है ना? जी। जिससे मैं उससे बात करूंगी कुछ ऐसे कि देखो, एक मिनट, कैमरा ऑन। जैसे मैं उससे ऐसे बात करूंगी कि देखो, जिंदगी तो अल्लाह ताला का दिया हुआ मतलब अनमोल तोहफा है। तो तुम ये बताओ, तुम परेशान किस चीज़ से हो? डेफिनेटली अगर तुम सुसाइड करने का सोच रही हो तो कुछ बड़ी बात होगी, कोई बड़ा रीज़न है। तो सोचा तुम्हारे मन में कोई चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है, क्या है मुझे बताओ, मैं सुन रही हूँ। तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, वो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन हाँ, तुम जो भी कहोगी मैं अच्छे से सुनूँगी। मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही है कि तुम इतना बड़ा फैसला ले रही हो। मुझे लगता है तुम इतनी मुश्किल नहीं हो, क्योंकि जो खुदकुशी करता है वो बहुत बड़ा कायर माना जाता है। तो तुम कायर नहीं सकती, क्योंकि तुम दोस्त हो मेरी, बहादुर हो, कर सकती हो। तुम बताओ तो सही क्या बात है? अगर वो मुझसे शेयर करती है तो फिर मैं उसको कहूँगी कि हाँ ठीक है, वाक़ई दुःख तो है, लेकिन एक बात बताओ कि तुम ऐसे क्यों नहीं सोचती कि जो दुःख तुम्हारे ऊपर बीत रहा है, तुम चाहोगी कि कोई और भी उसको महसूस करे? इसलिए तुम नहीं चाहोगी, लेकिन ये ज़िंदगी सिर्फ़ तुम्हारी अकेले की नहीं है। तुम किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, किसी की दोस्त हो, तो तुम्हारे जाने के बाद के जितने भी तुमसे अटैच्ड हैं ना, जितने भी लोग, सबको तुम में अभी जैसा फ़ील हो रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा वो लोग फ़ील करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी कंडीशन किसी और पे नहीं थोपना चाहोगी, नहीं चाहोगी कि नज़र बदलती है तो ज़रिया भी बदल जाता है। एक परेशान कर रही है, उसको पॉज़िटिव वे में लेकर देखो, सारी चीज़ें अच्छी नज़र आएगी। मतलब कि दुनिया एक आईना है, या फिर कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा दिखेगा। तो अच्छा सोच कर देखो, यकीन है मुझे तुम्हें अच्छा नज़र आएगा एटमॉस्फियर पूरा। आई थिंक सर इतने से तो उसकी नेगेटिविटी पॉज़िटिव बदल जाती है। ठीक है, बढ़िया।
उम्रा फातिमा। ओके, थैंक यू सर। उम्रा फातिमा, आवाज़ जा रही है? यस सर। बताइए। सर क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से रिमाइंड करवा दीजिए। क्या आवाज चीज़? बहुत कट रही है। आवाज कट रही है, थोड़ा सा क्वेश्चन सर फिर से बोल दीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि कोई सुसाइड करना चाहता है, जो आपका करीबी है, आप जानती हैं उसको, आप क्या कहेंगे उनसे? पहले तो मैं सर उसको ये फील करा दूंगी कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें सुनने के लिए आई हूँ। तुम्हें जितनी भड़ास निकालनी है निकाल लो, तुम्हें जो बोलना है बोल लो। अगर किसी को अब्यूज भी करना है या कोई कोई गुस्सा भी है मारने का, मतलब हाथ उठाने का, तो मुझे वो कर सकती हो, अलाउ है। मैं उसे पूरा एकदम फील करा दूंगी। एक मिनट सर। मैं उसे पूरा फील करा दूंगी कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर वो इस बात पे भी वो राजी नहीं होगी, तो कहते हैं जब तक इंसान का एकदम दिमाग डिमोटिवेट रहता है, नेगेटिव थॉट रहता है, तो उसको कुरान की आयत से जोड़ना चाहिए। कुरान की आयत या फिर इस्लामिक चीजें बतानी चाहिए। जैसे कि मैं उसे ये कहूंगी कि तुम्हारी जो मसीह होंगे वो उतने बड़े नहीं होंगे जो हमारे नबियों के थे। लाइक मूसा अलैहिस्सलाम को एक दरिया के बीच में से अल्लाह ताला ने रास्ता बना दिया था। और क्या कहते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में से बचा लिया था, वो तो इतनी बड़ी-बड़ी मुश्किलात थी। उनके सामने तो तुम्हारी मुश्किलात कुछ भी नहीं है। तुम चाहो तो अब बोलते हैं सर कुरान शरीफ की आयत पढ़ने से जब हम लोग उसको ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं, तो हर एक इंसान अपने आप को फील करता है और वो अल्लाह ताला से अपने आप को जोड़ लेता है। मैं ज़्यादा तो यही करती हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, तो मैं कुरान शरीफ की ट्रांसलेट सुनती हूँ मोबाइल पे, उससे मैं अपने आप को जोड़ सकती हूँ। तो शायद इंशाअल्लाह वो भी इंसान ऐसे ही मान जाएगा। मैं उसे कुरान शरीफ की बहुत सारी ऐसी आयत पढ़ के बताऊँगी, जिससे वो यकीन करेगा कि हाँ, वाक़ई अल्लाह ताला 70 माँओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। और इस समय वो जिस आज़माइश में है, वो अल्लाह ताला देखना चाह रहा है कि मेरा बंदा कितना मेरे ऊपर यकीन करता है कि मैं उसे ठीक कर सकता हूँ कि नहीं। आई थिंक सर इंशाअल्लाह वो मान भी जाएगा। ठीक है, बढ़िया। वर्दा फिरदौस। वर्दा, आवाज़ जा रही है? बताइए। जी सर। सर अगर मैं अपने आप का थोड़ा सा तेज़। सुसाइड करती हूँ तो मैं उससे पहले उसका रीज़न पूछूंगी। सर तेज ही बोल रही हूँ। बोलिए। सर अगर मैं किसी को देखूंगी सुसाइड करते हुए तो सबसे पहले मैं उसका रीज़न पाने की कोशिश करूंगी कि वो क्यों सुसाइड करना चाहता है। उसकी प्रॉब्लम सुनने के बाद ही फिर मैं मोटिवेट करूंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी बहुत बड़ी है। आज परेशानी रहेगी, कल परेशानी रहेगी, परसों रहेगी, एक दिन की तो सच ही है ना। ऐसा तो है नहीं। फिर मैं उसको अपनी स्टोरी भी बताऊंगी कि मैं भी इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। शायद उसको उस चीज़ से फ़र्क पड़े और फिर वो उस चीज़ से बाहर निकल सके। खत्म? ठीक, ठीक है। बढ़िया। तो सब बढ़िया है अपनी जगह पे। थोड़ा सा और इस पे आप लोग सोचिएगा और अच्छे अच्छे विचार आएंगे। ठीक है? कल होगी आप लोग की डिबेट। 3 टॉपिक दे रहे हैं। एक टॉपिक है सिटी वर्सेस विलेज, एक टॉपिक है को एजुकेशन, और एक टॉपिक है फेमिनिज्म। ठीक है? सर सेकेंड वाली टॉपिक क्या है? को एजुकेशन। तीसरा वाला टॉपिक क्या बोले? तीसरा टॉपिक है फेमिनिज्म। सर लास्ट वाला। सर सेकेंड। गया? दिखा?
तो तीनों तैयार कर लीजिएगा, इसमें से जो है 2 पे डिबेट होगी। ठीक है, किसी का कोई सवाल है? सर हमें मतलब डिबेट में ये चूज करना है ना, अपने खुद ही ना चूज करना है कि हम अपोज में रहेंगे या फिर फेवर में। आप खुद ही चूज करेंगे, लेकिन दोनों साइड पढ़िएगा, ठीक है ना। डिबेट का सही तरीका ये है कि दोनों साइड पढ़नी चाहिए। दूसरा 2 चीज़ें याद रखिएगा, वो ये कि डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, अपनी बात रखने की जल्दी नहीं होनी चाहिए, और जो लोग कम बोलते हैं उनसे भी ओके सर। सुनने चाहिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करिएगा, जी इंडियन न्यूज़ चैनल वाला तरीका मत अपनाइएगा। सर एक बार टॉपिक का नाम फिर से रिपीट करिए। लिखे हैं मैसेज में, देखिए। और कोई सवाल है किसी का? सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। जी पूछिए। सर जैसे आपने कहा कि कोई सुसाइड करता रहेगा तो हम लोग उसको क्या सजेस्ट करें? सर आप रहेंगे तो आप क्या उसको बोलेंगे? फिर से बोलिए। जैसे सर आपने हम लोग को बोला था ना कि अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो हम लोग उसको क्या सजेशन देंगे या फिर उसको कैसे सही राह पे लाएंगे? तो अगर हम लोग की जगह पे आप रहते तो आप कैसे उसको मोटिवेट करते हैं? हाँ, अगर पहला तो ये चेक करेंगे कि वो सीरियस है कि नहीं है। बहरहाल ये सीरियस के केस में ही बात थी, तो सिंपल सा यही तरीका है कि इंसान उनको प्यार से सुन ले, बिना जजमेंट दिए। ना बीच में कोई जजमेंट देना है, ना ही बाद में कोई जजमेंट देना है। आप बस प्यार से सुन लीजिए, उतना काफ़ी है। प्यार से सुनने के बाद वो ट्रस्ट जो डेवलप होगा ना, वो ट्रस्ट बाद में बहुत कुछ करवा लेगा आराम से। तो उस वक्त बस वही एक काम करना चाहिए। जब ट्रस्ट लगे कि हाँ डेवलप हो गया है, तब फिर उसमें आप थोड़ा बहुत जो भी धर्म से रिलेटेड बातें हैं या जो भी बातें हैं उसके बाद को रख दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर होगा ना तो तुरंत उसका ट्रस्ट गायब हो जाएगा। जैसे ही ट्रस्ट गायब हुआ, आप कितनी भी अच्छी बात कर लीजिए, वो कुछ भी नहीं सुनेगा, ठीक है। और कोई सवाल है किसी का? जी सर, वो फॉर्म से रिलेटेड है। 18 और 21 को एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। फिर से रिपीट करिए, सुनाई नहीं दे रहा है। फिर जो फॉर्म ऑफ फ्रेंड ठीक है ना, फॉर्म फॉर्म फिल करने के लिए वही कह रही हूँ। क्या था फॉर्म में? 18 पॉइंट में मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या फिल करूँ। 18 कह रही हैं? जी जी। What changes would you like to bring in yourself after this course? यही है ना? जी तो कोर्स पूरा मतलब होने के बाद सब कुछ आपको नहीं कहूँगा कि कुछ उम्मीद रही होगी ना इस कोर्स से, तो जो उम्मीद थी ठीक है। पर आवाज पूरी कट गई, कुछ समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे पहले हैं। आप ये कोर्स ज्वाइन किए तो किसी उम्मीद से ज्वाइन की होंगी ना, वही उम्मीद लिखना है बस। और कौन सा था? 21 नंबर। हाँ सर, तो उसमें जैसे कैटेगरी भी हुई है कि सोशल इशू का था और कुछ था, पर्सनल वैल्यू। तो उसमें उस हिसाब से टॉपिक चूज करना है या कोई भी अपना जो समझ में आ रहा है वो लिखना है? 20 नंबर वाला आप टॉपिक देखिए, विच टॉपिक्स डू यू फील कॉन्फिडेंट टू स्पीक ऑन। किस टॉपिक पे आप जो है बोलना पसंद करेंगे या कॉन्फिडेंट फील करेंगी, तो उसमें आप 4-5 लिख दीजिए अपनी पसंद का कि ये टॉपिक पे हम बोल लेंगे। 21 नंबर वाला इन तीनों में से कोई एक आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि हाँ सोशल इश्यूज़ या इस सोशल इश्यूज़ पे हम जो है बात रख सकते हैं, या इस पर्सनल वैल्यू पे बात रख सकते हैं, या फिर
इस लाइफ टॉपिक पे बात रख सकते हैं, तो उसमें से 3 में से ही एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बाकी 20 नंबर वाले में अपनी तरफ से 5 कोई भी लिख दीजिए, ठीक है। और कोई सवाल है किसी का? प्रेजेंटेशन की डेट क्या है? प्रेजेंटेशन नहीं होगा, डायरेक्ट आपकी स्पीच होगी या कंपटीशन होगा, कहिए आसान भाषा में, ठीक है। प्रेजेंटेशन कैंसिल। तो 23 को क्या है? 23 को आपका इंटरव्यू है, मॉक इंटरव्यू होगा, और 24 को होगा आपका कंपटीशन, 29 को होगा आपका एंजॉयमेंट कहिए, या अच्छा एंजॉयमेंट तो ठीक है, वो तो बात की बात है, होगा ही। जो विनर होंगे उनको जो भी मिलना है वो मिलेगा, प्लस जितने पार्टिसिपेंट हैं उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, और जो भी मिलना है वो मिलेगा, ठीक है। तो आना तो सबको ही है। सर तो जो कंपटीशन की स्पीच होगी वो आप बताएंगे? हाँ, इसी फॉर्म में जो आप फॉर्म भर के सेंड करेंगे ना, उसी में से हम उसी हिसाब से बताएंगे। तो अब जितनी लेट आप लोग करेंगे उतना आपका नुकसान होने वाला है, जितना जल्दी भेजेंगे उतना जल्दी आपको टॉपिक मिल जाएगा। सर तो ये जो मिनी सेमिनार का टॉपिक है वो भी आप ही चूज करेंगे, और इसका भी, और वो भी फॉर्म से मिनी ही? सेमिनार में नहीं, वो मिनी सेमिनार का अच्छा मिक्स हो गया आप लोग का। देखिए, मिनी सेमिनार में कुछ नहीं होगा, कोई कंपटीशन, कोई पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है। वो दिन सिर्फ अप्रिसिएशन के लिए है, एंजॉय करने के लिए है। आपके लिए प्रिपरेशन के लिए एक ही दिन है, वो है 24 तारीख वाला, उसी के लिए टॉपिक दिया जाएगा, वही प्रिपेयर करिए बस। समझ में आया? हाँ ठीक है सर। सर तो ये जो मिनी सेमिनार होगा उसमें अगर हम कुछ पार्टिसिपेट करना चाहें, कुछ हाँ, बोलना वो चाहें, अलग से आप तो जो करना चाहें वो करिएगा, उसमें मोस्ट वेलकम। इसके अलावा आप फीडबैक वगैरह देना चाहें उसके लिए भी मोस्ट वेलकम। कोई एक्टिविटी करना चाहें उसके लिए भी बढ़िया है, कोई जोक, कोई कॉमेडी, जो भी मन करे वो अलग से आप जो करना चाहें करिए। मेरी तरफ से कोई प्रेशर उसमें नहीं है आप लोग के लिए, ठीक है। सर और एक क्वेश्चन था, जो आप पिक्चर राइटिंग की बात कर रहे थे, सॉरी, वो रीडिंग के लिए बताने के लिए पिक्चर दिखाई जाएगी, उसके अबाउट कुछ बोलना होगा, तो वो भी मतलब 24 को ही वो होगा? नहीं, 24 को नहीं होगा, वो हम लेंगे आप लोग से 22वीं या 23वीं क्लास में, जैसी सिचुएशन रहेगी उसी हिसाब से। मतलब वो ऑनलाइन होगा? हाँ, बाकी अब आप लोग आएंगे नहीं तो क्या ही मतलब है। हाँ, जो मऊ के हैं वो तो हम तो कहते ही हैं कि जब आना चाहें आप लोग आइए। मऊ क्या सबके लिए ही है, बट दूर वालों के लिए पॉसिबल नहीं होता, तो उनको हम क्या ही फोर्स करें, ठीक है। और कोई डाउट है किसी का? नहीं है, ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह हम लोग कल।